चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ध्यान से भी बातें नहीं, डोर बंद कर लो। बिल है और एक्सचेंज है, तो बिल का मतलब यहाँ पे क्या है, कौन बताएगा? इस टॉपिक का नाम बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल का मतलब क्या है यहाँ पे? आप गुड्स खरीदते हो आपको बिल मिलता है। यस सर। कोई भी गुड्स खरीदते हो आपको बिल मिलता है, या बेचोगे तो आप बिल दोगे कस्टमर को। क्या उस बिल की बात हो रही है, कोई डिफरेंट बिल है? कोई भी सामान खरीदते हो आपको बिल मिलता है, उसका पक्का बिल। सर ये दूसरा बिल है। सेम बिल है, डिफरेंट बिल है? ये डिफरेंट बिल है। तो ये बिल अलग होता है, इसका अलग फॉर्मेट होता है। वो जो आप खरीदते हो तो उसमें बिल होता है, इतना आपने 50 यूनिट खरीदी 100 रुपए का, इतना डिस्काउंट, वो एक अलग दुकानदार का एड्रेस, नाम, एड्रेस, फोन नंबर लिखा होता है, वो सेपरेट बिल होता है। वो कोई आप गारंटी में काम आता है। मान लो आपने कोई मोबाइल खरीदा है या कोई लैपटॉप खरीदा है, गारंटी मिलती है 1 साल की, तो उसके लिए बिल होना चाहिए आपके पास, तभी वो गारंटी में आपका फ्री रिपेयर होगा। ठीक है, उसको इनवॉइस बोलते हैं। प्रॉपर वर्ड जो है इनवॉइस, INVOICE, इनवॉइस। ये बिल अलग है। और एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? जो ड्रॉई को देता है, ड्रॉ एक्सचेंज का अभी तो आप आगे मत पढ़ो ना, अभी ऐसे स्टार्ट करोगे आपको कुछ नहीं पता। तो एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? जिसको हम किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक्सचेंज मतलब ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल, आप किसी को दे सकते हो और उसका हो जाएगा। जैसे आपके नोट है, 100 रुपए का नोट किसी को भी दो, उसका हो जाता है, इट्स ट्रांसफरेबल, एक्सचेंजेबल। आप किसी को भी एक्सचेंज करो, बट चेक कभी एक्सचेंज नहीं हो सकता। अगर आपने चेक में लिख दिया राम मोहन को पैसे पेमेंट करिए, राम मोहन, ठीक है ना, राम यादव, उसमें अकाउंट पे चेक होता है, तो वो राम यादव के अकाउंट में पैसे जाएंगे, वो किसी और को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ अकाउंट पे चेक की। एक बियरर चेक भी होता है, सुना है कभी बियरर चेक? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो गया आपका लॉ में? नहीं हुआ, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। 2 टाइप के चेक होते हैं। एक होता है बियरर चेक, जिसमें सेल्फ लिखा होता है। अगर आपको बैंक से पैसे निकालने हैं, आजकल तो ATM आ गए, ATM से पैसे डालो निकल जाते हैं, बट पहले लोग कैसे पैसे निकालते थे? चेक से। चेक पे क्या लिखा होता था अगर पैसे निकालने हैं तो? सेल्फ। जो सेल्फ का चेक होता है, SELF, उसमें क्या, बैंक को 2 चेक पैसे दे देगा आपको, उसको बोलते हैं बियरर चेक। वो चेक आप किसी को भी दे दो, ट्रांसफरेबल। राम की जगह श्याम जाके पैसे निकाल सकता है, पैसे मिल जाएंगे आपको। चेक सेल्फ लिखा हो, सेल्फ का चेक है, आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, कोई भी निकाल सकता है, ट्रांसफरेबल। बट अगर चेक पे नाम लिख दिया आपने राम यादव, ठीक है ना, राम मोहन, जो भी, तो उसी के अकाउंट में पैसे जाएंगे। यानी वो अगर गिर भी जाता है तो कोई नुकसान नहीं है आपका। अकाउंट पे चेक ट्रांसफरेबल नहीं है, किसी और को पैसे नहीं मिलेंगे, जिसका उस पे नाम लिखा हुआ है उसी को पैसे मिलेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए, तो यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं कि ये बिल ट्रांसफरेबल है, हम किसी को भी दे सकते हैं, उसका हो जाएगा। जैसे अभी करेंसी नोट से 100 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है, किसी को दो, उसका हो जाएगा। कहीं गिरा हुआ मिलता है आपको, आपका हो जाता है, आप उठा लेते हो, आपका हो गया। तो ये भी आपका ट्रांसफरेबल है, ठीक है, ट्रांसफर कर सकते हैं। अब पॉइंट है ये आता कहां से, इसका जो है मतलब स्टार्टिंग कहां से होती है? X ने Y को सेल करना है, सोल्ड गुड्स टू Y 50,000 रुपए का। 2 तरह की सेल पढ़ी आपने 11th क्लास से, क्रेडिट सेल एंड कैश सेल। अगर कैश सेल करेगा तो X क्या एंट्री करेगा? कैश सेल करेगा Y को क्या एंट्री करेगा? कैश एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है। और Y क्या एंट्री करेगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्कुल ठीक है। X का नाम ही है, कैश में कैश होता है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कैश में सेल परचेज कर रहे हैं तो नाम की कोई वैल्यू नहीं है। कैसे नहीं है? आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में देखो, आपकी शॉप है, अगर कोई सामान पैसे देके लेके जा रहा है, क्या उसका नाम लिखते हो? नहीं लिखते। बट अगर कोई उधार लेके जा रहा है तब डायरी निकालते हो, उसका नाम लिखते हो, है ना? तो नाम की वैल्यू तभी है जब उधार होता है। सर आपने तो कहा था जब 5,000 से ज्यादा अमाउंट होती है तो बैंक लिखते हैं। ठीक है, बैंक कर दो, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे कैश की सही जगह आएगा, बैंक। हाँ यहाँ पे तो सही आएगा। देखो कैश अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो कैश यूज कर सकते हो, मैंने ये नहीं कहा था गलत हो जाएगा, बट प्रेफर करना है बैंक। ज्यादा अमाउंट है तो प्रेफर बैंक करना है, बट कैश भी अगर लिखते हो तो गलत, वो भी नहीं माना जाता अकाउंट्स में। तो प्रैक्टिकल लाइफ में अलाउड नहीं है इतना, ठीक है। चलिए, बैंक टू सेल एंड परचेज टू बैंक हो गया। अगर उधार बेचेगा, X ने Y को उधार बेचा तो क्या एंट्री होगी? X to sales, X टू सेल और परचेज टू नहीं सर उल्टा बता दिया।
परचेज टू एक्स और वाई टू सेल होगा। अच्छा, यहाँ पे y टू सेल होगा और यहाँ पे परचेज टू x होगा। अपनी बुक्स में अपना नाम नहीं आता, ठीक है ना। x ने y को बेचा तो y टू सेल और y ने खरीदा परचेज टू x। क्लियर हो गया। ये दो तरह की सेल आप पढ़ते आ रहे हो 11th क्लास से, कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। मालूम है, इतना तो याद है आपको। यहां पर क्या है, x ने y को सेल करना है, x को अभी पैसे चाहिए और y के पास पैसे नहीं है, यानी उधार बेचना नहीं चाहता x और y उधार खरीदना चाहता है। तो एक बीच का रास्ता क्या हो वो सीखना है। कैश सेल कर, x कैश में सेल करना चाहता है बट y के पास पैसे नहीं है, वो उधार खरीदना चाहता है। जब दोनों के पास पैसे हैं, इसके पास पैसे हैं तो कैश में सेल हो जाएगी। अगर ये अफोर्ड कर सकता है, इसके पास बहुत पैसा है x के पास, तो उधार सेल कर सकता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाती है कई बार कि x को तो पैसा नहीं है, उसको पैसा चाहिए, अभी चाहिए, कैश में सेल करना चाहता है और y के पास पैसा नहीं है अभी, वो पैसा 2-3 महीने बाद देना चाहता है। तब सेल कैसी होगी? एक ऑप्शन सेल ही मत करो। अगर सेल नहीं करेंगे तो प्रॉफिट नहीं आएगा, आप बिजनेस कैसे चला पाओगे? बिना उधार के बिजनेस चलता भी नहीं है। वो ठीक है, उधार पे लोग बोलते हैं उधार नहीं देना चाहिए, बैड डेट्स हो जाते हैं, बट बिना उधार के बिजनेस भी नहीं चलता। खाली बैठे रहो, हर किसी को उधार चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखोगे, बिजनेस में खासकर रिटेल में नहीं होता इतना। आप कहीं से दवाई लेने जाते हो, आप पैसे देके आते हो, कैश में लेके आते हो, उधार नहीं करके आते। डॉक्टर के पास जाते हो, कोई बोला डॉक्टर को उधार कर लो, नहीं ना। तो रिटेल में ऐसा नहीं होता, ठीक है, रिटेल। बट अगर मैं बड़े बड़े बिजनेस की बात करूं, जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, उनके फैक्ट्री है, होलसेलर्स हैं, जो वहां पे डीलिंग होती है, बिजनेस टू डीलिंग होती है। मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर। यहाँ पे बहुत उधार चलता है, बहुत ज्यादा उधार चलता है, लाखों रुपए का उधार चलता है। तो अगर वहां पे कैश आपको चाहिए और सामने वाले के पास कैश नहीं है, तो सेल ही नहीं कर पाओगे, तो बैठे रहो खाली, प्रॉफिट ही नहीं आएगा। तो एक बीच का रास्ता क्या है? एक्स बोलता है भाई को, ठीक है तेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे एक साइन करके दे दे डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट ये वाला डॉक्यूमेंट है। एक्स एक डॉक्यूमेंट बनाएगा, ये डॉक्यूमेंट वाई को देगा साइन करने के लिए, और वाई उसको साइन करके वापस कर देगा एक्स को, सेम डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज, जो मैंने यहां बनाया, बिल ऑफ एक्सचेंज। और इसके अंदर क्या लिखा होता है? इसके अंदर लिखा होता है पे टू मी, मुझे पैसे दो, और टू माई ऑर्डर, जिसको मैं ऑर्डर करूं उसको पैसे दो, और टू माई ऑर्डर, और बियरर, बियरर को पैसे दो। ₹50,000, 50,000 रुपए आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद। इसमें एक डेट होती है, डेट लगा देता हूं, 4 मई मान लो 2021। एक्स के साइन हो जाते हैं यहाँ पे, एक्स साइन कर देगा और वाई भी यहाँ पे साइन करेगा, इसको वापस कर देगा यहाँ पे एक्सेप्टेड, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया। तो डॉक्यूमेंट है, कागज का पीस है, सिंपल A4 साइज का पेपर है, उस पे एक्स लिख के देगा पे टू मी, मुझे पैसे दो, और टू माई ऑर्डर, या जिसको मैं बोलूं उसको पैसे दो, और बियरर, बियरर क्या होता है अभी मैंने बताया, बियरर होता है कि जिसके पास ये बिल है उसको पैसे दो। धारक, हिंदी बोलते हैं धारक, आपके नोट पे भी लिखा होता है ना, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, पढ़ा है कभी? आई प्रॉमिस टू पे टू बियरर, आई प्रॉमिस टू पे टू बियरर ए सम ऑफ ₹100 या 500। तो बियरर मतलब धारक, जिसके पास बिल है उसको पैसे दो। तो अगर यहाँ पे मी लिखा हुआ है तो पैसे एक्स को मिलेंगे, ऑर्डर लिखा हुआ है तो जिसको एक्स ऑर्डर करेगा उसको पैसे मिलेंगे, अगर बियरर लिखा हुआ है तो जिसके पास बिल है उसको पैसे मिलेंगे। कब मिलेंगे? 50,000 मिलेंगे, 3 महीने बाद मिलेंगे। एक डेट होती है 4 मई, 4 मई को एक्स ने उसको ये बनाया, ये कब बनाया? 4 मई को बनाया। एक्सेप्टेड, वाई ने एक्सेप्ट किया, हो सकता है वाई ने 5 तारीख को एक्सेप्ट किया, 5 तारीख को। तो 3 महीने हम कहां से काउंट करेंगे? 4 तारीख से 5 तारीख से। मैं इसको पहले तो सिंपल कर देता हूं, 1 अप्रैल कर देता हूं ताकि ज्यादा 5 माह से कंफ्यूजन ना हो, और ये 2 अप्रैल है। तो 3 महीने हम 1 अप्रैल से काउंट करेंगे, 2 अप्रैल से काउंट करेंगे? 1 अप्रैल से। जब एक्स ने बनाया वहां से काउंट करेंगे। ड्रॉन, इसको बोलते हैं डेट ड्रॉन, जब बनाया, ड्रॉ किया। इसको बोलते हैं डेट एक्सेप्टेड, जब एक्सेप्ट किया भाई। तो यहीं से हम 3 महीने काउंट करेंगे डेट ड्रॉन से। अब ये जो बिल एक्स के पास आ गया, वाई ने साइन कर दिया, क्योंकि सामान तो उसको भी खरीदना था, गुड्स तो खरीदने हैं ना, फ्री में थोड़ी कोई साइन कर देगा। आप ऐसे किसी को थोड़ी साइन कर दोगे 50,000 रुपए देने के लिए।
तो एक्स इसको क्या दे रहा है, गुड्स दे रहा है, और कैसे दे रहा है, उधार दे रहा है, क्रेडिट पे। बट साथ में एक्स ने क्या करा, एक साइन करवा के वापस रखवा लिया, क्या वापस रखवा लिया, एक डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट से क्या फायदा हुआ, पैसे तो थे नहीं भाई के पास, ठीक है ना। एक्स ने बोला ठीक है पैसे नहीं है, ये कागज पे साइन कर दे, उसने साइन कर दिया, उसको क्या जा रहा है, पैसे तो है नहीं। अब इसका क्या फायदा हुआ, एक्स के पास ये डॉक्यूमेंट आ गया, क्या बेनिफिट हुआ, बैंक को देकर एडवांस पैसे ले सकते। बैंक के पास अभी डॉक्यूमेंट लेके चले जाओ 50,000 रुपए का, बैंक को बोलो मेरे 3 महीने बाद पैसे आने, देखो वाई ने साइन करके रखा हुआ है, वाई दे देगा। और बैंक वाले भी थोड़े को 2-4 लाख रुपए के लिए ज्यादा आपसे सिक्योरिटी नहीं मांगते, है ना। तो गिरवी की बात कर रहा हूँ, घर गिरवी रखो, सोना गिरवी रखो। टीम ऐड भी आती है, जब घर में पड़ा हो सोना तो काय करो ना, तो वो 2-3 लाख के लिए बैंक अनसिक्योर्ड लोन भी दे देता है आराम से। अनसिक्योर्ड लोन बिना कोई सिक्योरिटी के, बैंक को पता है कि हाँ इतने तो बंदे हम जो बिजनेस कर रहे हैं उतने पैसे कमा के हमें वापस कर देगा। तो अगर 50,000 आप ये बिल बैंक को दे देते हो तो बैंक आपको कितने पैसे देगा, बैंक आपको 49,500 रुपीस के आसपास दे देगा। 500 रुपए क्यों काट लेगा, क्या सर्विस चार्जेस, डिस्काउंट चार्जेस, बैंक को तो चाहिए इनकम, ठीक है ना। बैंक को अगर आप एटीएम यूज करते हो, बैंक उसका भी 170 रुपए काटता है साल के, मैसेज आते हैं उसके भी काटते हैं 50 रुपए, 40-50 रुपए क्वार्टर के। तो बैंक की इनकम कहां से होगी, यही तो इनकम्स होती है बैंक की, थोड़ी बहुत थोड़ा अमाउंट जो बैंक पैसे काटता है। तो ये पूरे पैसे नहीं मिलेंगे आपको, बैंक से आपको एडवांस पैसे चाहिए तो 500-700 रुपए काट के बैंक आपको पैसे दे देगा। एक्स को पैसे मिल गए, अब 3 महीने बाद क्या होगा, वाई किसको पैसे देगा, एक्स को या बैंक को, बैंक को, बिल तो बैंक के पास है, ठीक है ना। चलो ये तो एक ऑप्शन हो गया कि एक्स ने एडवांस पैसे ले लिए बैंक से। एक और भी तरीका हो सकता है इस बिल को यूज करने का, जो सामान एक्स ने वाई को बेचा है, एक्स ने भी कहीं से खरीदा होगा। मान लो एक्स ने ये सामान खरीदा है जेड से, और खाली ये वाला नहीं, बहुत सारा सामान खरीदा होगा, कोई 80,000 का सामान खरीदा होगा, कि वाई को बेचा, किसी और को भी बेचा होगा। एक्स ने भी कहीं से खरीदा, खुद थोड़ी किसान नहीं है एक्स, खुद नहीं उगाया उसने, खरीदा है, ठीक है। तो 80,000 का सामान खरीदा जेड से, जेड को पेमेंट करनी है, तो ये बिल 50,000 का जेड को पेमेंट करने में काम आ सकता है। जेड को 80,000 रुपए दे दें, 50,000 का ये बिल दे दो और 30,000 कैश दे दो या चेक दे दो, पॉसिबल है ना। तो ये बिल नेगोशिएबल है। एक्सचेंज, एक वर्ड और मैं यहां पे बता रहा हूं, नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब ट्रांसफरेबल, जिसको आप नेगोशिएट कर सकते हो, जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो। अब कई बच्चे बोलते सर नेगोशिएट का तो मतलब होता है बार्गेनिंग करना। इंग्लिश में हर वर्ड के 3-4 मीनिंग होते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश के अंदर का हर वर्ड के डिपेंड करता है आप किस रेलेवेंस में आप उसको यूज कर रहे हो, किस कंटेक्स्ट में उसको यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे नेगोशिएबल का मतलब होता है जिसको आप ट्रांसफर कर सकते हो, नेगोशिएबल मतलब ट्रांसफरेबल। तो एक्स ये बिल जेड को दे सकता है 50,000 का, 80,000 रुपए देने थे, उसने सामान खरीदा था, गुड्स खरीदा था जेड से, और 50 का बिल देके 30 कैश दे देगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, एक्स के बाद बिल आ गया वाई से साइन करा के, एक तो उसने बैंक को दिया, एडवांस पैसे ले लिए, एक जेड को दे दिया। तीसरा ऑप्शन क्या कर सकता है, हाँ जी अपने पास रखेगा 3 महीने तक, वो 3 महीने बाद पैसे किसको मिलेंगे, एक्स को। अगर जेड को दे दिया तो 3 महीने बाद पैसे किसको मिलेंगे, जेड को। बैंक को दे दिया तो 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे बैंक को। अगर अपने पास ही रखा 3 महीने तक तो किसको पैसे मिलेंगे, एक्स को ही मिलेंगे। अच्छा अपने पास रखना ही होता तो बिल ही क्यों लिया, अगर एक्स ने अपने पास ही रखना था तो फिर इतनी मेहनत क्यों करी, पूरा डॉक्यूमेंट दिया, साइन हो गया ना कि वाई को उसको पैसे देने पड़े। नहीं प्रूफ तो वैसे भी आप सिंपल क्रेडिट सेल नहीं करते क्या, सिंपल आप क्रेडिट सेल करते हो, बिल काट के देते हो, प्रूफ तो वहां पे भी होता है, छोटा मोटा साइन तो वहां भी करा लेते हो, खाली प्रूफ की बात नहीं है, क्रेडिट सेल तो बहुत होती है। एक्स ने 3 महीने अपने पास रखा और उसको पैसे मिल गए, तो इतनी मेहनत क्यों करी, पैसे हो नहीं, अगर पैसे बहुत है एक्स के पास तो वैसे ही उधार सेल कर देता, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बनवाया। एक स्टोरी सुनाई थी इसके ऊपर, पुराने बच्चे जो हैं, दोबारा सुनाता हूं, बीच में मत बोलना, ठीक है। एक अमेरिका का आदमी था और बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा था, अचानक से उसका बिजनेस डूब गया, ठीक है। पूरी फैक्ट्री सब बंद हो गई, वर्कर सारे पैसे मांग रहे हैं, बैंक वाले लोन का पैसा मांग रहे हैं, ठीक है ना।
वो मतलब पार्क में बैठ के अपना बहुत दुखी मन से सुसाइड करने की सोच रहा था, सारा बिजनेस उसका बंद हो गया, फेल हो गया। तो वहां पे एक आदमी आया, बढ़िया बढ़िया से एक आदमी आया, उसके पास बैठा, उससे पूछा भाई क्या बात है, इतनी क्यों दुखी लग रहे हो? तो उसने सारी कहानी बताई, मैंने इतना मेहनत से बिजनेस सेटअप किया और अब देखो बिल्कुल फेल हो गया, मुझे सुसाइड करने का मन कर रहा है। उस आदमी ने अपनी पॉकेट से चेकबुक निकाली, साइन कर दिया, $50,000, ठीक है, उसको दे दी। अमेरिका में डॉलर्स की वैल्यू आपको पता ही है, एक डॉलर की वैल्यू कितनी है, यहाँ का 75 रुपीज के आसपास है। तो उसको दे दिया $50,000 करके, और उसको बोला कि भाई जब पैसे हों मेरे को इसी पार्क में डेली आता हूँ, मिलके वापस कर देना। वो अपना लेके चला गया चेक, बढ़िया, क्या फ्री में पैसे मिल रहे हैं, क्या दिक्कत है। उसने घर पे जाके, वो ईमानदार आदमी था, उसने घर पे जाके चेक मंदिर में रख दिया, वहाँ पे जो भी क्रिश्चियन का जो भी गॉड होता है वहाँ पे रख दिया चेक, ठीक है। बोला कि चलो इसको यूज करेंगे जब नीड होगा, इतना इतना हैवी अमाउंट है। अमेरिका में आपको पता है $5 बहुत हैवी पेमेंट्स हो जाती है, यहाँ पे ही महंगाई है। महंगाई क्यों है? क्योंकि वैल्यू, रुपए की वैल्यू डाउन हो रही है सर, ठीक है ना। अमेरिका में एक $5 $10 में बहुत सारे हैवी पेमेंट्स हो जाती है। मोबाइल फोन देखो एक बार, वहाँ के रेट्स देखो मोबाइल फोन के, $10 $5 $15 $100 तो बहुत महंगा होता है उनका, ठीक है ना। तो जो आप 10,000 के फोन खरीदते हैं उसको 75 से डिवाइड करो, कितना डॉलर्स आते हैं निकालना एक बार। 10,000 में 75 से डिवाइड करो, 133। अभी तो मैंने वो नहीं लगाया, कस्टम ड्यूटी टैक्स बहुत कुछ लगता है। अमेरिका से जब अगर फोन यहाँ पे बन के आता है तो खाली डॉलर्स का रेट नहीं लगता, कस्टम ड्यूटी टैक्स बहुत कुछ लगता है। तो 100 से डिवाइड करके निकाला करो, 100 से डिवाइड करोगे तो 10,000 बाय 100 कितना आता है? $100। $100 में आपको वही फोन अमेरिका मिल जाएगा जो यहाँ पे आप $10,000 का लेते, ठीक है ना। तो उसमें $50,000 का चेक दे दिया वहां पे, वो उसने जाके अपना रख दिया भगवान के यहाँ पे। बोला जब इसकी नीड होगी, क्योंकि हैवी अमाउंट है, तो एकदम से पैसे निकाल के मैं क्या करूंगा। उसने क्या किया, दोबारा से अपना बिजनेस सेटअप रीसेटल करना स्टार्ट किया, दोबारा से छोटे लेवल से, दोबारा से पहले जो उसने 10 साल पहले शुरुआत करी थी बिल्कुल जीरो से, दोबारा से एम्प्लॉय पकड़े, 1-2 एम्प्लॉय, धीरे धीरे 1 मशीन चलाई, 2 मशीन चलाई, उसका लोन थोड़ा धीरे धीरे कम होता गया, प्रॉफिट बिजनेस चलता गया और फ्रेश, क्योंकि उसको पता था पैसे पड़े मेरे पास, अगर वो परेशान करेगा बैंक वाले को धमकी देंगे, पैसे चेक करवा के दे देंगे, पेमेंट कर देंगे, उसको मालूम था पैसे बहुत है उसके पास। बट स्टिल उसने बोला कि इतनी हैवी अमाउंट को मैं एकदम से कैसे कैश करूं, वापस भी करना है, ठीक है, तो जब जरूरत पड़ेगी इमरजेंसी में यूज कर लेंगे। उसने अगेन 3-4 सालों में अपना वापस बिजनेस सेटल कर लिया, दोबारा से प्रॉपर बढ़िया चल गया उसका बिजनेस, अगेन वैसे पहले जैसा हो गया। तो वो चेक लेके उसने चेक को कैश में नहीं कराया था, सेम चेक उठाया, वापस करने गया पार्क में कि तुम्हारा चेक है। वहां पे पार्क में उसको कोई मिला नहीं, पहले दिन गया कोई नहीं मिला, उस आदमी ने बोला था कि मैं रोज आता हूँ, ठीक है ना। सेकंड डे गया कोई नहीं मिला, थर्ड डे गया, उसका वेट करता रहा, तो एक नर्स सिस्टर भागी आई, बोली आपने एक आदमी देखा है वो कोट पैंट पहना हुआ? बोला हाँ, वो मेरे को पैसे दे रखे उसने, उसके मैं भी ढूंढ रहा हूँ उसको। सिस्टर बोली वो पागल खाने से भागा हुआ, हर किसी को चेक, नकली चेक होगा उसके पास, हर किसी को चेक काट के देता रहता है, ठीक है। तो डमी कैश चेकबुक थी और वो आदमी जो है अनस्टेबल आदमी था, ठीक है। तो मैंने कहानी क्यों सुनाई है, बेशक चेक उसने कैश नहीं करवाया, बट एक कॉन्फिडेंस तो था ना इमरजेंसी में यूज करने का, वही यहाँ पर है। बेशक एक्स ने बिल बैंक को भी नहीं दिया, जेड को भी नहीं दिया, अपने पास रखा 3 महीने तक, बट एक कॉन्फिडेंस होता है ना कि कभी भी पैसे की इमरजेंसी हुई तो इसको हम बैंक से डिस्काउंट करा सकते हैं, या जेड पेमेंट के लिए जल्दी करेगा तो उसको भी दे सकते हैं। तो अपने पास भी हम बिल रखते हैं, उसमें हमको एक कॉन्फिडेंस रहता है, हाँ पैसे पड़े, बिल पड़ा है, कभी भी इमरजेंसी में बैंक से कैश करा सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो ठीक है। अब जो ये बिल यहाँ पे साइन करा के वापस आता है, इसको हम बोलते हैं बीआर। एक्स के लिए हो जाएगा वो बीआर, और वाई के लिए क्या हो जाएगा? बीपी। वैसे इसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल, ऐसा बिल जो एक्सचेंज किया जा सके, ट्रांसफर किया जा सके, बट अलग अलग क्या होगा, एक्स के पास आएगा तो इसके लिए एसेट है। एसेट क्यों है? क्योंकि इसको आप बैंक से लेके एडवांस पैसे ले सकते हो, जेड को देने में यूज कर सकते हो, एक तरह से पैसे ही है जो आपके पास साइन करके आ गया, ये पैसे के बराबर, करेंसी के बराबर ही चलता है। तो ये एसेट है, बिल आर, बिल रिसीवेबल, बिल के पैसे मिल रहे हैं आपको, एसेट है आपका। और वाई के लिए क्या है? बीटी, बिल पेबल, बिल के पैसे देने, इसके लिए लायबिलिटी है।
अगर बैलेंस शीट बनाएंगे, मान लो 31 मार्च को बैलेंस शीट बनाते हैं और एक्स के पास ही बिल पड़ा है, उसने किसी को दिया नहीं है, तो एक्स अपनी बैलेंस शीट में इसको एसेट में दिखाएगा। एसेट जैसे कैश बैंक आप दिखाते हो, तो ये भी एसेट में दिखाएंगे बिल रिसीवेबल 50,000 रुपए का। और बैलेंस शीट वाई अगर बनाएगा तो कहां दिखाएंगे? लायबिलिटी में, बिल पेबल, उसकी पेमेंट करनी है बिल की, तो इसके लिए लायबिलिटी है और इसके लिए क्या है? एसेट है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो ठीक है, आगे चलते हैं। पार्टीज कितनी होती है इसमें? 3 पार्टी होती है। फर्स्ट इज ड्रॉ, सेकंड इज ड्रॉइंग, थर्ड इज पे। अब गौरव ध्यान से पढ़ लेना, तुमने बहुत दिनों से दुखी कर रखा है, ठीक है? और दिनों से कि सर ये एक्सेप्ट किया तो बीपी कैसे हो गया, ये क्वेश्चन था ना तुम्हारा? हाँ, मैंने तुम्हारे लिए स्टार्ट किया ड्रॉ सेलर ऑफ द गुड्स, ड्रॉइंग बायर ऑफ द गुड्स, पे तब जिसको पैसे मिलेंगे, सेलर, बायर, और ड्रॉइंग को हम एक्सेप्टर भी कहते हैं, इसको मेकर भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो ये एक्स है, जो हमारे एग्जांपल में ये एक्स है, ये वाई है, और ये कोई भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है। 3 पार्टी होती है यहां पर। पहली पार्टी एक्स ड्रॉअर, जिसने बनाया, तो यहां पे एक्स ड्रॉअर, एक्स बना रहा है ना इसको, ड्रॉअर, सेलर, मेकर, एक्स, एक ही बात है। हमारे एग्जांपल में एक्स और वाई है। जिसने बनाया, द पर्सन हु मेक्स द बिल इज ड्रॉअर और मेकर, कुछ भी कर सकते हो। ड्रॉइंग, जिसने एक्सेप्ट किया, ड्रॉइंग द पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, जिसने बिल एक्सेप्ट किया कि हां मैं पेमेंट कर दूंगा इसकी, जिसने एक्सेप्टेंस दिया है कि एक्सेप्टेंस यहां पे दिया है। बायर, जिसने गुड्स खरीदे हैं, सेलर, जिसने गुड्स बेचे हैं, जिसने गुड्स खरीदे ड्रॉइंग है, जिसने एक्सेप्टेंस दिया एक्सेप्टर है वाई। क्लियर हो गया? पे का मतलब क्या होता है? 3 महीने बाद किसको पैसे मिलेंगे? दैट पर्सन इज कॉल्ड पे, जो कि एक्स भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। अगर एक्स अपने पास रखेगा 3 महीने को, किसी को नहीं देगा, तो पे कौन हो जाएगा? एक्स। और अगर बैंक को दे देगा एडवांस, उसको जल्दी पैसे चाहिए, एक्स बैंक के पास गया, 50 का बिल दिया और 49,500 लेकर आ गया, तो 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे बैंक को, तो पे कौन हो गया? बैंक। अगर एक्स ने पैसे बिल जेड को दे दिया, जेड उसका क्रेडिटर है, ठीक है ना? जेड को बिल ऐसे कोई फ्री में नहीं दे देंगे, उसको कोई मामा चाचा नहीं लग रहा, जेड उसका क्रेडिटर है, 80,000 रुपए देने थे, 50,000 का बिल दे दिया, ठीक है ना? तो 3 महीने बाद पैसे मिलेंगे जेड को, तो पे कौन हो गया? जेड। पे द पर्सन टू हुम पेमेंट टू बी मेड, जिसको पैसे मिलेंगे आफ्टर द पीरियड, आफ्टर द ड्यू डेट पे जो पैसे मिलेंगे, ठीक है ना? ऑन द ड्यू डेट। चलो, अब इसमें एक लाइन आती है जो आपको ध्यान से सुननी है। ड्रॉअर एंड पे कैन बी द सेम पर्सन if drawer retain the bill till maturity। समझ में आया इसका मतलब? Yes sir। drawer and pay can be the same person, यानी ये drawer और pay सेम पर्सन, x हो सकते हैं, राम हो सकते हैं। अगर x मैच्योरिटी तक, मैच्योरिटी मतलब जो टाइम है 2 महीना 3 महीना, वहां तक बिल अपने पास रखता है। drawer and pay can be the same person if drawer retains the bill with himself till maturity। मैच्योरिटी तक, पूरा टाइम खत्म होने तक अपने पास रखेगा, drawer और pay सेम हो जाएंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, तो 3 पार्टी यहाँ पे होते हैं। चलिए, इसके बाद एक और टॉपिक आता है प्रॉमिसरी नोट का। ये थ्योरी है सिर्फ। प्रॉमिसरी नोट ये क्या होता है? इससे पहले मैं इंडियन बिल बता देता हूं, ये भी थ्योरी में पूछ लेते हैं। इंडियन बिल कौन सा है, फॉरेन बिल कौन सा है? इंडियन बिल, फॉरेन बिल। तीन पार्टी, ड्रॉ एंड पे, जिसमें नीचे वाली 2 पार्टी अगर ये इंडिया की हैं तो वो इंडियन बिल है, बाकी सब फॉरेन बिल है। तो यहां पे आपको क्या देखना है? ड्रॉइंग एंड पे, ये दोनों इंडिया के होने चाहिए मिनिमम, कम से कम, बाकी सब फॉरेन बिल है।
तो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर तीनों इंडिया में है, एक्स भी, वाई भी और पे भी कोई हो सकता है, तीनों इंडिया में है, तो कौन सा बिल है? इंडियन बिल है। अगर ऊपर वाले दो इंडिया में है और ये अमेरिका में है, पेमेंट अमेरिका को मिलेगी, तो फॉरेन बिल है। इंडियन बिल के लिए कम से कम ये नीचे वाले दोनों, यानी ड्रॉई जिसने एक्सेप्ट किया और पे जिसको पैसे मिलेंगे, वो इंडिया का होना चाहिए कम से कम, अदरवाइज बाकी सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होकर आपके फॉरेन बिल में आएंगे। तो अगर ऊपर वाले दो, ड्रॉर इंडिया का है, ड्रॉई इंडिया का है, बट पैसे पे जेड जो है वो अमेरिका का है, जेड मान लो जेड को पैसे मिलेंगे या बैंक को पैसे मिलेंगे, अमेरिका में जाके डिस्काउंट करा दिया या जेड को पेमेंट कर दी, जेड अमेरिका का है, तो फॉरेन बिल में आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ड्रॉर इंडिया का है, पे इंडिया का है, बट ड्रॉई अमेरिका का है। अब क्या होगा? पहला इंडिया का ड्रॉर, पे भी इंडिया का है, बट ड्रॉई अमेरिका का है, फॉरेन बिल। तो एक सिंपल छोटी सी बात आपको याद रखनी है, इंडियन बिल इज इक्वल टू, हाँ जी मैं भी एक और क्लास में हूं, हाँ जी देखो, ड्रॉर एंड पे। ड्रॉर जो सेकंड वाला है ये अमेरिका का है, पहले दोनों ये आपके इंडिया के, तो भी फॉरेन बिल है। तो सिर्फ ये छोटी सी बात याद रखनी है, ये दोनों इंडिया के होने चाहिए, ड्रॉई एंड पे, तो इंडियन बिल होगा, बाकी सब जो है फॉरेन बिल में। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट ये क्या है? और इन दोनों में क्या फर्क है सीखना है। प्रैक्टिकल नहीं है इसका, इसकी कोई एंट्रीज नहीं करनी है, एंट्री सारी आपको चैप्टर में बीआर बीपी की ही करनी है, ठीक है ना। थ्योरी में थोड़ा सा पॉइंट आ जाता है। यहां पे देखो एक्स ने बनाया, वाई को दिया, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्स ने बनाया, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया और इसको वापस कर दिया, ये थोड़ी ज्यादा मेहनत हो गई। उसकी बजाय ये भी हो सकता है कि वाई खुद ही बना दे, वाई जो खुद ही बना दे कि आई प्रॉमिस टू पे, मैं पैसे दे दूंगा, तो टाइम बच जाएगा, एक्स को बनाना नहीं पड़ेगा, भेजना नहीं पड़ेगा, सीधा वाई ने बनाया और इसको दे दिया। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का फर्क होता है। आई प्रॉमिस टू पे, वाई बनाएगा, आई प्रॉमिस टू पे ₹50,000 टू एक्स और टू हिज ऑर्डर, जिसको ऑर्डर करेगा आफ्टर 3 months। और यहां पे सिर्फ y के साइन होते हैं, डेट का मिलेगा 2 अप्रैल 2021, सिर्फ y के साइन चाहिए। तो यहां पे ऑर्डर दे रहा है, x बोल रहा है पे टू बी, मुझे पैसे दो, या जिसको मैं ऑर्डर करूं उसको पैसे दो 50,000 3 महीने के बाद। वहां पे क्या बोल रहा है? आई प्रॉमिस टू पे, मैं वचन देता हूं, पैसे देने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस टू पे ₹50,000 टू एक्स को या उसके ऑर्डर पे जिसको ऑर्डर करेगा उसको 3 महीने के बाद। सिर्फ y के साइन चाहिए, यहाँ x के साइन नहीं चाहिए। ध्यान दो, सामने प्रवेश का आ गया नहीं, सामने फिर बोर्ड पे भी ध्यान नहीं है ना, यहाँ पे आ जाओ, तब दोबारा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बोर्ड पे ध्यान दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ 50,000 रुपए देने का 3 महीने के बाद, ये नोट बनाकर y x को दे देगा। तो यहाँ पे टाइम बच गया। पार्टीज भी 2 होती है, इसके अंदर सिर्फ 2 पार्टीज होती हैं। कौन सी पार्टीज होती हैं? फर्स्ट इज मेकर एंड सेकंड इज पे। मेकर कौन है यहाँ पे? y, पे कैन बी x, और जिसको z भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, जिसको पैसे मिलेंगे। कौन सी पार्टी बच गई? एक्सेप्टेंस नहीं करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए 2 ही पार्टी है। y खुद ही बना के दे रहे तो एक्सेप्ट किसको करना है? एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ी ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे 2 ही पार्टी, मेकर जो बनाएगा और पे जिसको पैसे मिलेंगे, 2 पार्टी। क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है। अब थ्योरी में आता है कि डिफरेंस क्या है। थ्योरी में 5 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। पहला डिफरेंस आपको क्या बताना है? यहाँ पर ऑर्डर है, पे टू मी, साफ साफ एक ऑर्डर दे रहा है एक्स, पे टू मी, मुझे पैसे दो, या और टू माई ऑर्डर, जिसको मैं ऑर्डर करूं उसको पैसे दो, ऑर्डर दे रहा है। और वहां पे एक प्रॉमिस कर रहा है,
तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, इसमें ऑर्डर है उसमें प्रॉमिस है। इसमें कहीं आपको प्रॉमिस लग रहा है? नहीं। रिक्वेस्ट लग रही है, पे टू मी इफ यू हैव सम मनी, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है ना, प्रॉपर ऑर्डर है, पे टू मी मुझे पैसे दो, वहां पे प्रॉमिस है। सेकंड डिफरेंस, इसमें 3 पार्टी होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में और उसमें 2 पार्टी होती है। तीसरा भी डिफरेंस है, बिल ऑफ एक्सचेंज में बेयरर वर्ड आप लिख सकते हो, बेयरर धारक को पैसे मिलेंगे, बेयरर जिस धारक है, बट वहां पे आप नहीं लिख सकते। प्रॉमिसरी नोट में या तो एक्स का नाम होगा या उसके ऑर्डर पे, बेयरर वर्ड यहां पे आप यूज नहीं कर सकते प्रॉमिसरी नोट में। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मना कर रखा है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में बोला है कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाओगे तो आप बेयरर वर्ड यूज कर सकते हो, धारक जिसके पास बिल है उसको पैसे मिलेंगे। पर प्रॉमिसरी नोट जो धारक को पेबल होगा, जो बेयरर को पेबल होगा, ऐसा सिर्फ आरबीआई ही इशू कर सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। और जो कि आपका करेंसी नोट है, जो आपका करेंसी नोट है, 100 रुपए का नोट है, 500 रुपए का नोट है, उसमें लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ प्रॉमिसरी नोट। वो एक प्रॉमिसरी नोट है। अगर वो लाइन नहीं लिखी हुई ना तो कागज का टुकड़ा है, नकली नोट है, उसकी वैल्यू तभी है, ठीक है। गवर्नर ऑफ इंडिया के साइन भी होते हैं, उसमें साइन होते हैं गवर्नर ऑफ इंडिया के। तो मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। तो प्रॉमिसरी नोट जो बेयरर को पेबल होता है वो सिर्फ जो है आरबीआई ही इशू कर सकता है और कोई इशू नहीं कर सकता। तो इसलिए प्रॉमिसरी नोट अगर आप बनाते हो तो या तो उसमें किसी का नाम होगा एक्स का या उसके ऑर्डर पे पैसे मिलेंगे, बेयरर वर्ड नहीं आ सकता। यहाँ पे बेयरर वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। समझ आ गया पॉइंट? तो बाकी लगभग ये 2-3 मेन डिफरेंस है थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकल लाइफ में एंट्रीज में कोई डिफरेंस नहीं है। एक्स के पास चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज आए या प्रॉमिसरी नोट आए, एंट्री में हम बीआरबीपी ही लेते हैं। तो आगे चल के जनरल एंट्री में कराऊंगा, उससे प्रॉमिसरी नोट की अलग से कोई एंट्री नहीं होती है। तो एक्स चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाकर वाई से एक्सेप्ट करवा ले, या वाई खुद ही प्रॉमिसरी नोट बना के दे दे। एंट्री में बीआरबीपी ही यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी और अकाउंट्स में भी। थ्योरी में आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट? 3 डिफरेंस है, याद रखना। इसमें ऑर्डर होता है, उसमें प्रॉमिस होता है। इसमें 3 पार्टी होते हैं, उसमें 2 पार्टी होते हैं। और इसके अंदर बेयरर को पेबल हो सकता है बट वो बेयरर को पेबल नहीं हो सकता। ये 3 मेन डिफरेंस है। और भी देखो, और भी डिफरेंस भी है, यहाँ पे दिया हुआ है थ्योरी नोट। नहीं, बस इतना ही है, 3 ही डिफरेंस है। चलिए नहीं सब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। थ्योरी हो गया आपका। प्रैक्टिकल में 2 चीजें हैं, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट निकालनी है, और दूसरा क्या है, जर्नल एंट्रीज। तो अभी हम यहीं पे करेंगे, थोड़ा टाइम मिलेगा तो 2-4 एंट्री भी कर लेंगे। पहला टॉपिक बहुत इजी है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, ड्यू डेट निकालनी है। तो अभी उसी एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमने लिया था 1 अप्रैल, एक्स ने ड्रॉ किया था, एक्स ने ड्रॉ किया था 1 अप्रैल को, वाई ने कब एक्सेप्ट किया था 2 अप्रैल को 2021। तो मैं वही ले रहा हूं, 1 अप्रैल को ड्रॉ किया एक्स ने और 3 महीने का बिल था। तो क्या डेट आएगी इसकी, 1 अप्रैल और 3 महीने, तो ड्यू डेट क्या है, पैसे कब मिलेंगे 1 जुलाई। 3 महीने इसमें ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1 जुलाई प्लस 3 दिन ग्रेस पीरियड, भगवान के नाम पे, ठीक है ना। हिंदुस्तान हर किसी को टाइम चाहिए, और 1 दिन और 2 दिन और, है ना। तो हर किसी को टाइम चाहिए पैसे देने। यहाँ पे आपको कितना हो जाएगा 4 जुलाई, 4 जुलाई इज द ड्यू डेट। 3 दिन, एग्जैक्ट टाइम पे कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ तो कॉमनवेल्थ का भी इवेंट हुआ था, और कॉमनवेल्थ का कुछ सुना था आपने, कॉमनवेल्थ दिल्ली में अरेंज हुए थे जब कांग्रेस ने घोटाला भी किया था। उसका पूरे वर्ल्ड का इवेंट होता है, वो पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं, एथलीट आते हैं। उसकी तैयारी के लिए मतलब आखिरी महीने तक, 1 महीना 1 साल पहले तैयारी शुरू हो जाती है, और 11 महीने तक आधा काम भी नहीं हुआ।
रिपोर्ट आई, बाहर से लोग इंस्पेक्शन करने आते हैं और वो उन्होंने रिपोर्ट दी कि काम तो 25% भी नहीं पूरा नहीं हुआ, ठीक है, कैसे होगा? तो क्या हमारे नेताओं ने क्या रिप्लाई किया? हमारे हिंदुस्तान में भाई ऐसा ही होता है, मान लो लड़की की शादी है, सारे काम होते 2 दिन पहले ही है, ये कितना ही बड़ा काम है। वो बेचारे प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं, अमेरिका वाले इतना प्रोजेक्ट बनाते हैं कि ये सारा चीज चाहिए हमें, उसमें पहले महीने में इतना काम होगा, पहले हफ्ते में इतना काम होगा, एक दिन में, मतलब प्रॉपर प्रोजेक्ट पूरा प्लानिंग करके रखते हैं। 12 महीने में काम खत्म करना है तो उसमें पर मंथ कितना होगा, पर वीक कितना होगा, पर डे कितना होगा, तो अच्छे से यहाँ पे आके देखते कुछ काम होगा ही नहीं। तो ये नेता लोग रिप्लाई करते हैं कि हमारे यहाँ शादी ब्याह की तरह काम होते हैं, ठीक है, आखिरी के 2-4 दिन में काम पूरा होगा। और हो भी गया था, 90% काम पूरा हो भी गया, थोड़ा बहुत प्रिंट रह गया था, वो रातों रात करवा दिया, सुबह आके देखा तो प्रिंट हुआ पड़ा, ठीक है, सारे काम हो गए थे। तो 3 दिन का ग्रेस पीरियड चाहिए थे आपको, 1 अप्रैल और 3 अगस्त, 4 जुलाई। अगर मैं, अच्छा ये कोई काम का नहीं है, एक्सेप्टेंस की डेट अभी कोई काम की नहीं है, सिर्फ आपको ये डेट ड्रॉन से लेना है। एक्सेप्टेंस की डेट कई बार दी भी नहीं होती क्वेश्चन में, अगर दी हुई है तो कंफ्यूज करके ले लीजिए, छोड़ देना, डेट ड्रॉन से आपको कंसीडर करना है जब बनाया, ठीक है। मान लो ये 15 अप्रैल हो और 3 महीने हो, अब क्या होगा? 1 अप्रैल 3 महीने, 1 जुलाई और 3 दिन, 3 डेज का 15 अप्रैल और 3 महीने, 15 जुलाई प्लस 3 दिन 18 जुलाई, बिल्कुल ठीक है। मतलब सेम डेट लेनी है, 1 का 1, 15 का 15, सेम डेट। बट अगर सेम डेट ना हो, मान लो 31 जनवरी है और 1 महीना है, अब 31 फरवरी तो होता नहीं, 3 मार्च वैसे सेम डेट लेनी है, 1, 15, 25, बट अगर 31 फरवरी नहीं है तो क्या तो, और ये लीप ईयर भी नहीं है, 2021 की बात हो रही है, तो क्या आंसर आएगा? 28 फरवरी प्लस 3 दिन 3 मार्च। तो अगर सेम डेट नहीं है तो महीना कब खत्म होगा? लास्ट डेट ऑफ द मंथ। इसको मैं प्रैक्टिकलाइज एग्जांपल लेता हूं, मान लो आप रेंट पे रह रहे हो, तो जितना जनवरी का रेंट लोगे उतना फरवरी का रेंट दोगे, ये तो नहीं बोलोगे मैं 2 दिन कम रहे डिस्काउंट दूं। महीना तो महीना होता है, चाहे अगर महीने का रेंट आप ले रहे हो, चाहे महीना 31 दिन का हो, जो 30 दिन का हो, जो 28 दिन का हो, रेंट तो उतना ही देना है ना आपको। या कोई मोबाइल, आजकल मोबाइल कंपनी बड़ी स्मार्ट हो गई है, मोबाइल कंपनियां जो रिचार्ज आप कराते हो डेज में करती हैं, 80 डेज का, 75 डेज का, याद है, वो इसलिए करती हैं क्योंकि पता है कस्टमर, इंडिया वाले कस्टमर ऐसी जगह रिचार्ज कराएंगे जुलाई और अगस्त 31 दिन वाले, जुलाई में भी 31 दिन है, अगस्त में भी 31 दिन है, तो वो ऐसे महीने में रिचार्ज कराएंगे, बाकी दिन इनकमिंग सुनते रहेंगे, ठीक है। तो उन्होंने भी डेज में करते रहते हैं, ठीक है ना, 70 डेज का और 80 डेज का, चलो मैं ऐसे नहीं करता, इतना कंफ्यूज नहीं हूं, नहीं मैं इतना कंफ्यूज नहीं हूं, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट, नहीं मेरा रिचार्ज 84 डेज वाला होता है, हर 3 महीने में होता है, ठीक है। चलो इधर आगे चलो, बातें सेम डेट हो गया। अगर ये लीप ईयर होता, 2020 होता लीप ईयर, तो क्या आंसर आता? 29 फेब और 3 दिन ग्रेस और 3 आंसर तो याद है, लीप ईयर 29, लास्ट डेट ऑफ द मंथ लीप ईयर 29 फरवरी 29 दिन होते, अदरवाइज 28 दिन, ठीक है ना। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 15 अप्रैल और 1 महीना, क्या आंसर आएगा? 25 ले लेते हैं, 25 अप्रैल 1 महीना, क्या आंसर आएगा? 25 में प्लस 3 दिन 28 में। बट 25 अप्रैल और 30 दिन में क्या आंसर आएगा? 5 दिन तो इसे अप्रैल के और जून के, अब डेज आ गए, मंथ छोड़ दिया मैंने, डेज आते हैं तो वो काउंटिंग करनी पड़ेगी, काउंटिंग करनी पड़ेगी, आएगा 28 दिन, मुझे पता है कई साल से वही आ रहा है, बट काउंटिंग करनी पड़ेगी। 25 के बाद 25 को छोड़कर कितने दिन बचे अप्रैल में? 25 को छोड़ के 5 दिन अप्रैल के, और फिर 25 और बचेंगे आपको, तो 25 में और 3 दिन ग्रेस के 28 में, सेम आंसर आएगा। सेम आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि 30 डेज होते हैं अप्रैल में,
अगर मैं यहाँ पे अप्रैल की जगह मई कर दूं, आंसर चेंज हो जाएगा। अब मई में 31 दिन होते हैं, बट महीना है तो महीने में हम डेज नहीं देखते। महीना तो महीना होता है, चाहे 31 दिन का हो, चाहे 30 दिन का हो, चाहे 28 दिन का हो। 25 मई का आंसर क्या आएगा? 25 जून और 3 दिन 28 ऑफ जून। समझ में आ रहा? 25 मई 1 महीना, सेम डेट लेते हैं, 15 का 15, 25 का 25। बट अगर यहां पर आ जाओ 30 डेज, अब आंसर अलग आएगा, क्योंकि मई में 31 डेज होते हैं, तो 25 को छोड़कर कितना बचा? 6 तो मई में हो गए, बाकी 24, तो 24 जून प्लस 3 दिन, क्या आंसर आएगा? 27 जून। चेंज हो गया ना आंसर? तो डेज है ना वो काउंटिंग करनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, 25 फरवरी और 1 महीना, अब बता 25 मार्च और 3, 28 मार्च, महीना होता है, उसमें फिर डेज दिन देखा जाता। बट अगर 30 डेज है, 25 फरवरी को मैं बताता हूँ, लीप ईयर है आपका 2020, लीप ईयर है 25 फरवरी 2020, तो फरवरी में कितने बचे हैं? फरवरी में कितने बचे हैं? 4। फरवरी में कितने बचे हैं? लीप ईयर 4 बचे, 26 उसके क्या हो जाएगा? 26 मार्च प्लस 3 29 मार्च। चेंज हो गया, काउंटिंग करना पड़ेगा। ऐसे ही 25 जनवरी और 90 डेज है, काउंटिंग करना पड़ेगा। और लीप ईयर नहीं है, सिंपल ईयर 2021। अगर 3 मंथ्स होता तो आसान हो जाता। 3 मंथ्स होता तो फरवरी मार्च 25 अप्रैल और प्लस 3 दिन ग्रेस, सेम डेट ले ले, मंथ्स होते तो, बट डेज है, ठीक है ना। अब काउंटिंग करना पड़ेगा। जनवरी में कितने बचे हैं? 6 जनवरी। फरवरी में कितने बचे हैं? 28, लीप ईयर नहीं है, तो नहीं, बीच में नहीं होता, लास्ट डेट में तो मैं वो बाद में बता रहा हूँ, बाद में होता, बीच में नहीं होता। 6 दिन जनवरी के, फरवरी के 28, इन दोनों को ऐड करो, मार्च के कितने हो गए? 31, इन तीनों को ऐड करो, 59, 65, 90 में से माइनस करिए, 25 अप्रैल में आएगा। तो ये आंसर 25 अप्रैल और 3 दिन हिंदुस्तान की ग्रेस के 28 अप्रैल आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अगर मैं यहां कर दूं 25 जनवरी की जगह 25 फरवरी और 90 डेज, आप बताओ आंसर। सर लीप ईयर है? नहीं है, लीप ईयर नहीं है। पच्चीस फरवरी और 90 डेज। फरवरी में कितने बचे हैं? सर 26 है। फरवरी में कितने बचे हैं? 3 दिन, लीप ईयर नहीं है। मार्च में 31, अप्रैल में 31, इन तीनों को ऐड करके माइनस करो, 64 26। हाँ, मई के अंदर कितने हो जाएंगे? 26, 29 में तो 26 मई प्लस 3 डेज, क्या आंसर आएगा? 29 में। अब आप सीख गए, तो क्या सीखा अभी तक आपने? मंथ्स दे रखे हैं तो सेम डेट लेते हैं, सेम डेट नहीं है तो लास्ट डेट ऑफ द मंथ, और डेज दे रखा है तो फिर काउंटिंग करनी पड़ेगी, 1 बाय 1 आपको काउंटिंग करना पड़ेगा। क्लियर है सब? ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर 12 जून और 2 महीने, क्या आंसर आएगा? 12 जून और 2 महीने, तो पहले तो इसका आंसर 12 अगस्त आ रहा है, प्लस 3 दिन जोड़ेंगे तो 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या होता है? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस होता है, क्या होता है? हाँ, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा वीक है, कोई बात नहीं। चलो, 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, माइनस क्या करेंगे? 1 दिन माइनस करेंगे, तो क्या आंसर आएगा? 14 अगस्त। तो ये आपने सीखा कि छुट्टी वाले दिन 1 दिन कम कर रहा है। वो जनवरी में 26 जनवरी छोड़ दिया। अभी मैं स्टार्ट किया है, रुको तो वेट तो करो, शुरू किया है, ठीक है? हाँ, अभी तो शुरुआत है, खत्म थोड़ी करा है।
छुट्टी वाले दिन एक दिन पहले लेते हैं, क्योंकि सबको पता है 15 अगस्त को छुट्टी होती है, तो पेमेंट जो है 16 को नहीं करेंगे, एक दिन पहले करेंगे, ठीक है ना। छुट्टी है तो पेमेंट पहले 3 दिन लेट हो रही, 3 डेज का ग्रेस लगा के आता है आंसर, तो 3 दिन ग्रेस को 4 दिन ग्रेस नहीं करते, एक दिन पहले कर लेते हैं, ठीक है ना। 14 अगस्त तो एक सीखा आपने क्या, पब्लिक हॉलीडे अगर होगा तो माइनस करना है आपको, -1 डे, एक दिन कम करना है। बट यही इमरजेंसी हो गया तो एक दिन बाद सर, इमरजेंसी हॉलीडे हो गया तो प्लस करना है 1 डे। अभी इमरजेंसी हॉलीडे क्या होता है, पब्लिक हॉलीडे भी डिस्कस करेंगे। इमरजेंसी हॉलीडे क्या होता है, इसके बारे में पता नहीं, अचानक से सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, कोरोना को कर्फ्यू लग गया ना, वो दिन लगाया था कि आप पाकिस्तान से बाहर हो गई, ठीक है। वही आपकी जो मूवी आई थी पाकिस्तान बाहर की, कौन सी मूवी थी वो, सरजीत नहीं, पाकिस्तान से बाहर की मूवी आई थी ना, कई सारे मल्टी हीरो थे, बहुत सारे हीरो थे उसमें, बॉर्डर मूवी, ठीक है ना। जंग छिड़ गई पाकिस्तान से, ठीक है, और वहां पे कर्फ्यू लग जाता है, कभी भी आपको पता है बम गिर सकता है, ऊपर से क्या बिजनेस करोगे। सब लोग क्या करते हैं उस टाइम, गड्ढे खोद खोद के अंदर घुस जाते हैं, घरों को खाली करके जमीन के अंदर ही घुस जाते हैं, बंकर बना लेते हैं। तो इमरजेंसी, या फिर कई बार क्या होता है, कोई पूर्व राष्ट्रपति की डेथ हो गई, सरकार ने छुट्टी घोषित कर दी अचानक से, किसी बड़े बड़े मिनिस्टर की, राष्ट्रपति की डेथ हो गई, पूरे इंडिया में छुट्टी हो गई। इमरजेंसी मतलब इसका पहले नहीं पता, अचानक से छुट्टी हो गई, तो एक दिन आपको प्लस करना, ठीक है। ज्यादा डिटेल में आता नहीं है, मान लो 4 दिन की लगातार छुट्टी हो गई तो फिर 4 दिन आगे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी आपको इतना ही आता है कि उस दिन, जिस दिन ड्यू डेट आ रही है उस दिन छुट्टी है, इमरजेंसी, तो एक दिन प्लस करना, राइट। अब पब्लिक हॉलीडे पे डिस्कस करते हैं। इमरजेंसी का तो कोई फिक्स नहीं, कभी भी हो सकती है, तो क्वेश्चन में लिखा होगा, साफ साफ लिखा होगा भाई यहाँ पे इमरजेंसी है, एक दिन प्लस कर देंगे। अब पब्लिक हॉलीडे क्या होता है, जो पहले से पता है, कौन कौन से होते हैं पब्लिक हॉलीडे, एक तो 15 अगस्त, दूसरा 26 जनवरी और 30 सितंबर, 2 अक्टूबर को कौन आया था, गांधी जी, ठीक है, जिसने देश को आजाद कराया। सही कह रहा हूं, गलत, गांधी जी ने आजाद नहीं कराया। आप वही हिस्ट्री पढ़ रहे हो जो कांग्रेस सरकार ने पढ़ाई है, बहुत लेट कराया। हाँ जी, बहुत लेट कराया। गांधी जी ने देश आजाद नहीं कराया। जो हिस्ट्री, एक जो किताबें आप पढ़कर आते हैं एनसीईआरटी की, जो कांग्रेस ने छपवाई हुई है, उन्होंने गांधी जी का बहुत गुणगान कर रखा है, अकबर कबीर का बहुत गुणगान कर रखा है। असली हिस्ट्री पढ़ो, असली किताबें पढ़ो, महाराणा प्रताप की, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद कराया था देश को। मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, इतना तो पता होना चाहिए हमारे देश को किसने आजादी दिलाया। अंग्रेज डरते डरते भागे थे, कांपते कांपते भागे थे। वो तो क्या किया, उन्होंने धोखा देके उसको गायब करवा दिया, सुभाष ने पूरी आर्मी तैयार कर ली। हाँ, पूरी आर्मी क्या, आर्मी की छोड़ो, इंडिया की करेंसी बनानी थी, वो तो धोखे से मरवा दिया, तो बन गए अपने पीएम। चलो यहाँ पे वापस, हाँ जी, 2 अक्टूबर गांधी जी की छुट्टी। अच्छा हुआ, चलो एक दिन की छुट्टी तो मिली, देश आजाद हुआ नहीं हो, अलग बात है, छुट्टी तो हो गई आपकी। तो ऐसे महापुरुष आप कोशिश करते हो, मतलब प्रे करते हो, पैदा होते रहे, छुट्टियां बढ़ती रहे। चलो, इसके अलावा सारे संडे को भी छुट्टी होती है। इसके अलावा 2 छुट्टी और होती है, कौन सी होती है, 30 सितंबर एंड 1 अप्रैल। 30 सितंबर एंड 1 अप्रैल। ये छुट्टी आपकी स्कूल की तो नहीं होती, पर बैंक में होती है। बैंक अपनी हाफ ईयरली क्लोजिंग करता है, बैंक 6-6 महीने में अपने अकाउंट्स बंद करता है, और 30 सितंबर को 1 अप्रैल को, तो उसमें हम मान के चलते हैं बिजनेस भी बंद हो जाएगा, बिजनेस भी नहीं चल पाएगा। क्योंकि बिजनेस, अब आप सीए कर रहे हो तो कोई छोटी सी दुकान के बारे में सोचोगे, अब इतना बड़ा चैप्टर पढ़ो पहले, तो बड़ी बड़ी कंपनीज के बारे में सोचो। बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, सब पेमेंट्स ऑनलाइन चेक्स के द्वारा होती है, कैश में नहीं होती। कैश में तो ये चाय पानी का पैसा देते हैं बस टपरी वाले को, ठीक है ना, 100, 200, 500, 1000। बाकी जो मेन पेमेंट्स होती है लाखों रुपए की होती है, 50 लाख 20 लाख, सब ऑनलाइन या चेक के थ्रू होती है। तो बैंक अगर खुला नहीं है तो पेमेंट कैसे हो पाएगी। तो इसलिए यहाँ भी छुट्टी लेके चलते हैं बिजनेस के अंदर, पब्लिक हॉलीडे मान के चलते हैं। अब इसके बाद बोलते हैं बच्चे, सर छुट्टी तो हमारी दिवाली की भी होती है, होली, दिवाली, भैया दूज, राखी, टिक्का, गोवर्धन,
और कौन कौन सी होती है? ईद और These are not is महाशिवरात्रि, कई सारी छुट्टियां होती हैं। और छोड़ो गर्मियों की छुट्टियां, सर्दियों की भी। सर्दियों की छुट्टियां, वो कोई भी छुट्टी यहाँ पे नहीं लेंगे। प्रवेशिका हाँ सर। आप आ गया बहुत सर, मैं नहीं नहीं, बात नहीं हो गया था अब, सर कसम से मैं नहीं बोली। कोई बात नहीं, आप आ सर गया। विद्या कसम नहीं बोली। ये बोल रही थी पीछे मुंह करके, मैं तो बोलती छुट्टी। अच्छा अब आ जाइए, सामने जान दो, सामने जान दो। तो होली दिवाली वगैरह पे हम क्यों छुट्टी नहीं ले रहे? क्योंकि वो पूरे इंडिया का फेस्टिवल नहीं होता। इंडिया में बड़ा मतलब बहुत डाइवर्जन है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। काफी स्टेट्स ऐसे हैं उनको पता ही नहीं दिवाली कब होती है, क्या होता है दिवाली में, क्या होता है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं होली दिवाली नहीं मनाते, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं ईद नहीं मनाते, है ना। हर स्टेट का अपना, हर स्टेट का, हर कम्युनिटी का अपना अलग फेस्टिवल होता है। आपको यहाँ बहुत ज्यादा लगता है कि यार दिवाली है, बट बिहार में जाओ, उस साइड में चले जाओ, उनके लिए छठ पूजा सबसे बड़ा फेस्टिवल है, छठ पूजा, ठीक है ना। किसी मुस्लिम एरिया में चले जाओ तो वहां पे ईद सबसे बड़ा फेस्टिवल है। तो हर स्टेट का अलग फेस्टिवल्स होते हैं, तो ये पूरे इंडिया भर नहीं होता यहाँ पे होली दिवाली में, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है, पब्लिक हॉलीडे में वो हॉलीडे लेना है जो पूरा नेशनल हॉलीडे, पूरे हिंदुस्तान बंद होता है, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिस। देखो संडे को छुट्टी होती है गवर्नमेंट की, आप खोलना चाहो खोल लो, प्राइवेट पे इतना गवर्नमेंट ने अभी लगा नहीं रखा है कि आप नहीं खोल सकते संडे वाले दिन, बट बाकी दिन तो आप प्राइवेट ऑफिस भी नहीं खोल सकते। 15 अगस्त को आप प्राइवेट ऑफिस भी नहीं खोल सकते, बंद रखना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस परेड देखनी पड़ेगी। ऐसे 26 जनवरी को खोलोगे तो इलीगल है, चालान हो सकता है आपके ऊपर। संडे को भी कई बार कोशिश करते हैं गवर्नमेंट, कोशिश काफी जगह आप देखो ट्रेड यूनियंस में आते रहता है कि संडे बंद होना चाहिए, बट उस पे इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट बाकी डेज पे आपको बंद रखना पड़ेगा। ये 2 डेज पे बिजनेस बंद नहीं करना, बट बैंक बंद होते हैं, ठीक है। तो होली दिवाली ये सबको भूल जाओ, पूरा नेशनल हॉलीडे नहीं है, सिर्फ ये डेट्स आपको याद रखनी है। और आपको पता है सीई का एग्जाम में बड़ा स्मार्ट होता है, उसको पता है कि बच्चों को ये तो याद रहती है कि बचपन से छुट्टी लेते आ रहे हैं यहाँ पे संडे की भी, बट ये याद नहीं रहता। यही रहेगा क्वेश्चन एग्जाम में 30 सितंबर और 1 अप्रैल। तो इनमें से कोई भी डेट हो, इनमें से कोई भी डेट हो तो क्या आंसर होगा? एक दिन माइनस कर देना। अगर आपका आंसर आ रहा है 15 अगस्त, एक दिन माइनस। आंसर 26 जनवरी आ रहा है तो क्या आंसर होगा? 25 जनवरी। आंसर 2 अक्टूबर आ रहा है तो 1 अक्टूबर। और संडे का तो याद तो नहीं कर सकते, बट क्वेश्चन में लिखा होगा ब्रैकेट में। मान लो आपका आंसर आ रहा है 27 जुलाई और क्वेश्चन में लिखा हुआ 27 जुलाई को संडे है, तो क्या आंसर होगा? 26 जुलाई। बट यहां थोड़ा स्मार्ट बन जाता है, कई बार बोलता है 25 जुलाई को फ्राइडे, तो इसका मतलब क्या? आंसर तो आपका 27 जुलाई आ रहा है, बट क्वेश्चन कह रहा है 25 जुलाई को फ्राइडे, तो संडे कब होगा? 27। सिंपल है। इससे भी ज्यादा स्मार्ट बन सकता है वो 25 जुलाई को फ्राइडे की जगह बोल सकता है 18 जुलाई को फ्राइडे, तो भी सेम आंसर आएगा। एक ही बात है। अगर 18 जुलाई को फ्राइडे, संडे कब होगा? 20 तारीख। 20 को। अगला संडे कब होगा? 22 तारीख। तो आंसर क्या आएगा? 26 जुलाई। तो थोड़ा आगे और पीछे करके देखना पड़ेगा, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता कि सीधा बोल दे 27 के संडे है। थोड़ा पीछे और आगे कर सकते हो ना, थोड़ा बहुत। हाँ, अगर कोई कुछ नहीं बोल रखा तो हमें क्या पता संडे है कि नहीं, हम मानेंगे संडे नहीं है, कुछ नहीं बोल रखा। कैलेंडर तो लेके जाओगे नहीं, छोटा सा कैलेंडर आता है, इसमें 50 साल का आप देख सकते हो क्या दिन था, मतलब जब आप पैदा हुए थे, टपके थे, तो उस दिन क्या दिन था, सब बता सकते हो। छोटा सा कैलेंडर पर अलाउड नहीं होता कोई भी एक्स्ट्रा चीज एग्जाम में लेके जाना, और ना ही इतना कोई याद कर सकता है पिछले 40-50 साल का कैलेंडर, आगे वाले का कैलेंडर याद भी नहीं कर सकते। संडे कब पड़ रहा है इतने सालों में, 52 संडेज होते हैं एवरी ईयर, कितना याद करोगे? तो इसके लिए क्वेश्चन कोई ना कोई आपको हिंट देगा, याद करना है सिर्फ ये डेट्स आपको, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 30 सितंबर, 1 अप्रैल, ये डेट्स आपको याद रखनी। अगर इनमें से कोई डेट्स है तो एक दिन माइनस। संडे के लिए आपको हिंट ब्रैकेट में दिया होगा। अब एक और बात, क्वेश्चन बोलता है आपका आंसर 27 जुलाई आ रहा है, क्वेश्चन बोलता है 27 जुलाई को इमरजेंसी हो गई, तो क्या आंसर होगा? 28 जुलाई। एक दिन प्लस कर देंगे, 28 जुलाई आंसर हो जाएगा। इमरजेंसी कोई हो सकती है। चलो ये सब हमने सीख लिया। डेट ड्रॉन, डेट एक्सेप्टेड,
15 जनवरी, 17 जनवरी, और टाइम है 1 महीने का। डेट एक्सेप्टेड नहीं दिया हुआ, क्या आंसर आएगा? 18 फरवरी। और डेट एक्सेप्टेड अगर दे रखा है तो क्या आंसर आएगा? तो भी 18 तो भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 मंथ आफ्टर डेट, खाली लिखा हुआ है आफ्टर डेट, ये नहीं बताया कि ड्रॉन या एक्सेप्टेड, लिखा हुआ है 1 पीरियड जो है 1 मंथ आफ्टर डेट, कौन सी डेट ये नहीं बताया, तो कौन सी डेट मानोगे? डेट ड्रॉन ही मानेंगे, यानी आफ्टर डेट विल बी डेट ड्रॉन से होता है। कुछ नहीं लिखा तो भी डेट ड्रॉन होता है। बट अगर यहां पे साथ साथ लिख दिया आफ्टर एक्सेप्टेंस, 1 मंथ आफ्टर एक्सेप्टेंस, तब क्या करोगे? तब 17 जनवरी, तब 17 जनवरी से लेंगे। पीरियड जो है 1 मंथ आफ्टर एक्सेप्टेंस, साफ साफ ही लिख दिया आफ्टर एक्सेप्टेंस, तो फिर 17 जनवरी से लेंगे। 15 जनवरी कोई काम की नहीं है। और आफ्टर एक्सेप्टेंस का मतलब एक और भी है, आफ्टर साइट। आफ्टर साइट का मतलब आफ्टर एक्सेप्टेंस ही होता है। अगर आफ्टर साइट लिख दिया दैट मींस आफ्टर एक्सेप्टेंस 17 जनवरी से काउंटिंग करनी है, 15 जनवरी कोई काम की नहीं रहेगी। ठीक है, बट एक और लास्ट पॉइंट बता रहा हूं इस टॉपिक का, एट साइट लिख दिया, पीरियड इसमें है ही नहीं, एट साइट, ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटेशन, ये क्या होता है? कोई टाइम ही नहीं बताया। एक्स ने वाई को बेचा, बिल आया 15 जनवरी का, एक्सेप्टेंस हो गया 17 जनवरी का, उसमें पीरियड नहीं लिखा हुआ, एट साइट ऑन डिमांड। इसका मतलब क्या है? जब ड्रॉअर को पैसे चाहिए मांग लेगा। आपके फ्रेंड्स में कई बार होता है, किसी फ्रेंड को मान लो 500 रुपए चाहिए, आपसे उधार मांग लिया, आपने ले लिया, बोलेगा पूछता है आपसे वापस कब लेगा भाई, बोले जब मेरा मन होगा मांग लूंगा आपसे। होता रहेगा, जब मुझे चाहिए होंगे मांग लूंगा, तो रख लेगा। वो टाइम डिसाइड नहीं किया आपने। तो प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार ऐसे होता है कि आप बोल देते हो ठीक है जब पैसे चाहिए होंगे मांग लूंगा, तो रख ले। उधार गुड्स चाहिए, गुड्स ले ले, जब मुझे पैसे नीड होगा मैं तेरे से मांग लूंगा। तो आफ्टर साइट वो अलग पॉइंट है। एट साइट या ऑन डिमांड का मतलब होता है जब पैसे चाहिए होंगे ड्रॉअर को, वो पैसे मांग लेगा। वो पीरियड डिसाइड नहीं है, वो महीने बाद ही मांग सकता है, 3 महीने बाद ही मांग सकता है, 4 महीने बाद ही मांग सकता है। तो इसमें क्वेश्चन खुद बताएगा, क्वेश्चन खुद ही ब्रैकेट बताएगा कि ड्रॉअर ने डिमांड करा, ड्रॉअर ने डिमांड करा 15 सितंबर को, या चलो ज्यादा लेट हो गया, 15 मार्च को डिमांड करा। तो आंसर क्या होगा? 15 जनवरी को ड्रॉ किया था, 17 जनवरी को एक्सेप्ट हुआ, और पीरियड लिखा हुआ है एट साइट ऑन डिमांड। कोई पीरियड फिक्स नहीं है, महीने फिक्स नहीं है, और एक साथ में बता दिया कि ड्रॉअर ने पैसे डिमांड करे 15 मार्च को। अब आंसर क्या होगा इसका? 15 मार्च ही होगा। 15 मार्च ही होगा, इसमें हम ग्रेस पीरियड ऐड नहीं करेंगे। यहां पर हम ग्रेस पीरियड ऐड नहीं करते। ऑन डिमांड अगर बिल होता है तो उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड नहीं करते, फिर 15 मार्च होगा। ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन आपको करना है फटाफट से सब बच्चे। पहला क्वेश्चन निकालो, मैंने आपको सिखा दिया पूरा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, 15 मार्च और 3 महीने, सेकंड पेज पे पहला क्वेश्चन, सेकंड पेज निकालो। 15 मार्च और 3 महीने, आंसर देखो क्या देखा नीचे आंसर, 18 जून। सेकंड से आइए 31 मार्च और 3 महीने, क्या आंसर है? 3 जुलाई। ये सारे आंसर आपको निकालने हैं, 15 क्वेश्चन है, 15 मिनट है आपके पास। ऑरली कर लो, रफली कर लो, बट करना कॉपी में, रफली कर लो, करना कॉपी में, रफली कर लो। आपके पास कॉपी नहीं है तो आप इसी फिर किसी भी कर लो, ठीक है ना, इसी के ऊपर कर लो। पेज ले लो, ठीक है, पेज ले लो।
जिसका हो जाए वो बोर्ड पे एंट्रीज नोट कर लेना, समझाऊंगा मैं बाद में। पहले फर्स्ट क्वेश्चन पूरा करो, ये 15 जो है इसमें, उसके बाद यहाँ पे जनरल एंट्री थोड़ी बहुत लिख रहा हूँ, नोट बाद में कर लेना।
अरे क्वेश्चन करने के लिए दिया है, पढ़ लो, बातें मत करो। करो, सर ये मैंने कर रखा है वापस के। दोबारा कर लो, अच्छी कर प्रैक्टिस। नंबर कितने आए थे ना? कल इस बार अकाउंट्स में बढ़िया पढ़कर आए थे, तो अब चारों में पढ़ना। अभी जो कल पेपर है, अब की बार हर वीक में ऐसे ऐसे मार्क्स लेकर आए तो चारों में बढ़िया बढ़िया। क्या कह रहे? अब डाउट व्हाट्सएप पे ले लो। पूछा था अच्छा, क्या बोलिए? अभी क्लास में कल टेस्ट तो कल सुबह शुरू हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं कैंसिल कर दिया। हाँ, कैंसिल कर दो बस। ये देख लो। और कौन कह रहा था महीने में एक बार लिया करो? सर पूरी क्लास कह रही थी। महीने में एक बार, बस उसका कोई फायदा नहीं है। फेल हो जाओगे सारे। हमारे बच्चे पास इसलिए होते हैं कि हम हर हफ्ता टेस्ट ले लेते हैं। सर बस ये वाला है। उसके पीछे रीजन क्या है कि आप कुछ गड़बड़ कर रहे हो ना, मस्ती कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, खराब कर रहे हो। हर हफ्ता डांट पड़ती रहती है पेरेंट्स से, तो और बच्चा पढ़ता रहता है। पूरे महीने में एक बार टेस्ट ले लो। उसमें क्या होगा, किसी महीने कोई तबीयत खराब हो गई, टेस्ट नहीं दिया, बीमार हो गए, टेस्ट नहीं दिया, फिर पूरे अगले महीने फिर मस्ती, एक आध टेस्ट दे दिया, डांट खा ली एक बार, ठीक है, 4 महीने में कोर्स से खत्म हो गया, जयराम जी की। सर कल जल्दी आना, बच्चा नहीं पाएंगे सर। सर ये दिन बच्चे नहीं आ पाएंगे, कल छुट्टी कर देते फिर हम। तो 3 दिन ये सर
हाँ छुट्टी कर दो। कल छुट्टी कर दो सर। मेरी बात कराना शाम को मम्मी पापा से। किसकी? गौरव के। चलो सर ले लेना तो सर घर वाले कह दे तो बात कराना मेरी, ये बताओ सर। एक बार कराना मेरी। रैंड के पास जाओ रैंड। सैटरडे को छुट्टी करवाई और एक बच्चा भी नहीं गया वो घर से बाहर। सर मैं गया। सर मैं गई थी। कहाँ गए थे? सर मैं घर पे नहीं हूँ। सर मैंने मना की थी मत करो। सर स्कूल गया। Okay. सर मैं भी स्कूल गई थी। कौन सा स्कूल है? यूरो इंटरनेशनल रेवेन्यू। गई थी नहीं? नहीं सर। तो मैंने छुट्टी का भी नहीं कहा था। छुट्टी होती है 12:30 क्लास होती है ना, उससे पहले सारे काम सर मैंने आपको पहले ही बोल दिया था ऑफिस में। सर ये कहीं नहीं जाएंगे। सर ये बोलता ही बोलता है। आज इको वाली मैम को वैक्सीनेशन के लिए जाना है, तो इको की क्लास रिप्लेस है मैथमेटिक्स से। ठीक है। सर ये सही कर दिया। हाँ सर आज रीजनिंग पढ़ाएंगे सर ठीक है। रीजनिंग पढ़ाएंगे हाँ, सर। चलिए। बुक कभी ऐसा होता है अगर आपके पास बुक नहीं है तो सबसे बढ़िया ऑप्शन है डाउनलोड कर लो पीडीएफ। सीएस सूट का मुझे ये सबसे अच्छी चीज लगती है, और कोई कम ऐसा ही नहीं है, इसके सारे के सारे स्टडी मटेरियल वेबसाइट पे अपलोड हो चैप्टर वाइज। कोई भी आप बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो, सीएस कर लो, सीएमए कर लो, डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन जाओ, एक सिर्फ सीएस सूट ऐसा है इसकी सारी की सारी किताब चैप्टर वाइज अपलोड है, 1 मिनट में आप डाउनलोड कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज है ये, अपडेट भी होती रहती है। सही कह रहे हो सर। सर इसमें क्वेश्चन पहले जैसे ही आएंगे टेस्ट में जैसे पिछली बार। वही आ जाएगा सेम। वही के वही तो नहीं आएगा सर, हमें आप पे भरोसा है। क्या होता है देख देख। वैसे देखो मॉड्यूल ढंग से कर लोगे, डाउट्स ले लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सर। ठीक है, नोट्स मॉड्यूल अच्छे से कर लिया करो, और मेरे नोट्स दो ही चीज मैं बोलता हूँ, स्कैन की कोई जरूरत नहीं है, मेरे नोट्स और मेरा मॉड्यूल जो आपका आईसीए का मॉड्यूल है और मेरे वाले नोट्स बस काफी है। इको का स्कैनर भी भेज दिया मैंने, इको का। अगर किसी बच्चे को, वैसे मैंने बोला सिर्फ मैथ का स्कैनर करना है, बट इको का अगर आपको लगता है कि इको में नंबर कम आ रहे तो उसका भी कर लो स्कैनर। जिस भी सब्जेक्ट में कम लगता है इको और मैथ में स्कैनर करो उसको। पहला क्वेश्चन में डाउट है, पहले ये बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में है कोई लास्ट बेंच, कोई आंसर अटकाओ आगे सारे चेक करो। हाँ जी 9, 10, 12, 13, 14, 15 कौन करेगा? तो बोलो ना फिर 13, 14, 15 जो यहाँ पे आफ्टर डेट लिखा हुआ है
वैसे ऊपर जैसे ही करना है, कोई ये एक्सेप्टेंस कोई काम नहीं है। आफ्टर डेट या खाली सेम है, आफ्टर साइड लिखा हुआ है तो यहाँ से शुरू करना है, इसको छोड़ दो मतलब। और ऑन डिमांड लिखा हुआ है तो ये जो देर का डेट ये बंद कर जाएगी आपका। सारे कर दिए। अपने आप करें, खुद क्यों नहीं किए? हाँ जी, जो डाउट है मुझे ये बताना, फिर डाउट कैसे पता लगेगा? कौन सा क्वेश्चन है डाउट का? देखिए हाँ जी, डाउट है आए हुए एक महीना हो गया तो बैग हुए न्यू नहीं है बहुत क्या क्या नाम है आपका? लेआउट आउट जो है हमारा मंडे को टेस्ट होता है। कि मंडे अगर डाउट्स नहीं लोगे तो टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, फिर पेरेंट्स से डांट पड़ेगी, ठीक है ना, पिटाई होगी। कुछ लोगों को तो पेरेंट्स डंडे लगाते हैं, अच्छे से डांट लगाते हैं। तो इसलिए डेली बेस पे हर टीचर से क्लास के बीच में हाथ खड़ा करके आप पूछ लो डाउट, ठीक है। एक चीज आपको बता देता हूँ, क्लास में शायद पहले बताया होगा, क्लास के बीच में वो टीचर पढ़ा रहे हैं और आपको कोई अचानक से डाउट आता है तो ये सही नहीं कि आप उसको बीच में रोक के डाउट पूछो, बट हाँ जस्ट यू रेज योर हैंड, इतना थोड़ा सा हैंड रेज करो, टीचर को दिखाई देगा तो अपने आप आपसे विद इन ए फ्यू सेकंड्स और मिनट आपसे पूछ लेगा क्या डाउट है। बेस्ट तरीका तो ये है जो तो बोलते हैं। अब ये बात मैंने कुछ साल पहले बताई थी बच्चों को, ठीक है, कि ऐसे करना चाहिए, टीचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बीच में बोलते हुए, और सब बच्चे मानते भी हैं। एक बच्चे ने क्या किया, थोड़ा बड़ा हाथ खड़ा कर दिया, कोई बात नहीं, और मैंने ध्यान नहीं दिया तो उंगली ऊपर कर दी, कोई बात नहीं, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया तो यूं यूं करने लगा तो वो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। और मैं थोड़ी देर उसको और ध्यान नहीं देता तो आवाज ही मारने लग जाता, आवाज भी शुरू करने लग जाता। क्लास के बीच में डाउट लो, क्लास के बाद में डाउट लो, ठीक है, और एक्स्ट्रा डाउट आते हैं व्हाट्सएप पे लो, बट खत्म करने सारे डाउट्स अगर टेस्ट में अच्छे नंबर आए, वीकली टेस्ट में। हमारे आधे बच्चे तो इसलिए छोड़ जाते हैं कि पेरेंट्स को नंबर जाते हैं, पता लगते हैं, डांट पड़ती है, आधे बच्चे तो हमारे इसलिए छोड़ जाते हैं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ जो पढ़ेंगे उनको पास कराने हैं। मस्ती के लिए, मस्ती मजाक के लिए तो कोई मैं एडमिशन करता नहीं किसी का, ठीक है।
पूछना है बताओ, कौन सा पॉइंट बताओ, कर लो, कवर कर लोगे इसको, आफ्टर क्लास पूछ लेना है जैसे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो जर्नल एंट्री चलेंगे वाली। अभी मैं आज की क्लास में सिंपल वाली एंट्रीज बता रहा हूँ, तभी वो पुराने बच्चे बाहर चले गए तो उन्होंने किया हुआ है, क्योंकि उनको पता था सर इससे याद नहीं पढ़ाएंगे वो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो टेक्निकल वाली एंट्रीज है वो पूरी क्लास में होने वाली है सारी। अभी बहुत ही सिंपल एंट्रीज है। पहला एंट्री क्या है, सेल परचेज की। सेल परचेज की एंट्री अब 11वीं क्लास से स्टार्ट हो जाती है। कैश सेल की, क्रेडिट सेल की आपको आती है वाली, बाय को बेचा, बाय टू सेल परचेज प्लीज। अब बीआर वाली एंट्री, जो ये भी वैसे 11th में टॉपिक है, बट मैं 0 मान के चलता हूं कि आप 10 से आए हो, ये मान के चल रहा हूं। तो बीआर 2 आया, कैसे बनी ये एंट्री, बीआर एसेट है। एंट्री से दो रूल्स होते हैं, एक आप जो पढ़ते हो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। उससे बेटर एक रूल्स है जो मैं स्टार्टिंग में पढ़ाता हूं बच्चों को, एसेट्स अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। लायबिलिटी अगर बढ़ रही है, उल्टा होगा, क्रेडिट कम हो रही है तो डेबिट। और एक्सपेंसेस का रूल एसेट की तरह, एक्सपेंस होता है तो उसका रूल सेम एसेट की तरह है, इनकम होता है तो लायबिलिटी की तरह है, और कैपिटल का भी लायबिलिटी की तरह है। ड्राइंग्स होता है तो वो भी एसेट की तरह है, ड्राइंग्स का रूल भी। तो ये रूल्स आपको लेके चलना है, बहुत बेसिक रूल्स है अकाउंट्स में जर्नल एंट्री बनाने के। इससे कभी दिक्कत नहीं आती, भूलते नहीं हो, गलतियां नहीं होती। दिस इज द बेसिक रूल्स। एसेट इंक्रीज हो रहा है, डेबिट, डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्रेडिट डिक्रीज हो रही है, डेबिट। ज्यादा हो रहा है, कम, प्लस माइनस देखना है सामने। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है, 11th में टॉपिक था अकाउंटिंग इक्वेशन, प्लस माइनस करते थे, तो वही उसी के बेस है। प्लस फर्नीचर आपने खरीदा, फर्नीचर आ रहा है, बढ़ रहा है, डेबिट। कैश दिया, कैश जा रहा है, कम हो रहा है, एसेट है, कम हो रहा है, क्रेडिट। तो ये देखना हमें, प्लस माइनस। एसेट अगर ज्यादा हो रहा है, प्लस हो रहा है तो डेबिट करना है, माइनस हो रहा है तो क्रेडिट करना है। लायबिलिटी अगर ज्यादा हो रही है, प्लस हो रही है तो क्रेडिट करना है, माइनस हो रही है तो डेबिट करना है। इनकम वाला रूल सेम है लायबिलिटी का, कैपिटल का भी सेम है, और एसेट का जो रूल है वही रूल एक्सपेंसेस का और ड्राइंग्स का, ठीक है। इस रूल से आपको जर्नल एंट्रीज आपको बनानी है। तो वो यहां पर बीआर क्या है, क्या बताया मैंने, एसेट होता है। बीआर आपका जैसे कैश बैंक होता है, कैश की तरह तो है, किसी को बैंक को देखो डिस्काउंट करा दो, आपका एसेट है। तो एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है। और ये 2y में क्या कर रहे हो आप, क्या हो रहा है, एसेट ही कम हो रहा है। बीआर एसेट बढ़ रहा है और y भी एसेट का डेटर, डेटर एसेट होता है, डेटर वाला एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट है ना। डेटर से पैसा आता है तो क्या करते हो, कैश टू y, पैसे की जगह कैश की जगह बीआर आ गया, बीआर टू y। यहां पे क्या हो रहा है, बीपी वाली लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ती है, रूल देखो, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, और ये एक्स वाली लायबिलिटी कम हो रही है, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट। यहाँ पे बीआर वाला एसेट बढ़ रहा है, वाई वाला एसेट कम हो रहा है। वाई हमारा एसेट है, यहाँ देखो, डेटर टू सेल, डेटर आपका एसेट होता है, और वाई वाला एसेट कम हो रहा है, बीआर वाला एसेट बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या है, एक्स वाली लायबिलिटी कम हो रही है, ये लायबिलिटी है, परचेज टू क्रेडिटर, क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, एक्स क्रेडिटर आपका लायबिलिटी है, तो एक्स वाली लायबिलिटी कम हो रही है और बीपी वाली लायबिलिटी बढ़ रही है। रूल्स बेसिक रटना नहीं है एंट्रीज को कि इसकी ये एंट्री, इसकी ये एंट्री, समझो रूल्स एंट्री बनती कैसे। अगर ये समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आती फिर आपको अकाउंट्स में। ये क्या है, बैंक को दे दिया बिल, पहले क्वेश्चन ये पढ़ लो एक बार, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन। एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई ऑन क्रेडिट, एक्स ने वाई को बेचा उधार 5000 रुपए का। फिर सेम डेट पर, 16 में क्या रहेगा, सेम डेट पर एक्स ने बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर। एक्स ड्रू ए बिल ऑन वाई फॉर 5000 फॉर 3 मंथ, 3 महीने का बिल ड्रॉ किया सेम डेट पे। 17 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्स रिटेन द बिल विद हिमसेल्फ टिल मैच्योरिटी, 3 महीने तक अपने पास ही रखा, किसी को नहीं दिया। 18 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स गॉट द बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक से डिस्काउंट करा के एडवांस पैसे ले लिए, जल्दी पैसे चाहिए थे उसने। और ये 3 एबीसी पार्ट क्या है, डेट्स अलग-अलग है। बैंक से डिस्काउंट कराया 4 अप्रैल को, बैंक से डिस्काउंट कराया 4 मई को, बैंक से डिस्काउंट कराया 25 अप्रैल को। 19 क्वेश्चन में क्या है, एक्स एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ जेड, जेड को दे दिया। जेड कौन है, क्या उसका चाचा है, मामा है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जेड कौन है, क्रेडिटर ऑफ एक्स है, क्रेडिटर को दिया। ऐसे फ्री में थोड़ी उठा के किसी को बिल दे दोगे आप, तो जेड एक्स का क्रेडिटर था, उसको एक्स ने बिल दे दिया, एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स करना मतलब ट्रांसफर करना,
अपना अपना जो अधिकार है वो किसी और को देना, एंडोर्स कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया जेड को 4 अप्रैल को। और यहाँ भी 3 केस है। 3 केस क्या है? 5,000 रुपए सेटल कर दिए, 6,000 रुपए सेटल कर दिए, या ये सी केस बाद में करेंगे। चलो ऊपर से आओ, एंट्री जो मैंने कराई है, y को सेल किया, x y को सेल किया, तो y टू सेल एंड रूल क्या लगा? एसेट बढ़ रहा है और इनकम बढ़ रही है, सेल हमारी इनकम होती है। तो रूल्स देखो, एसेट बढ़ता है डेबिट, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। एक काम करो आप सब बच्चे, ये रूल थोड़ा फेर नोट कर लो, ये आपको पूरी लाइफ तक काम आते रहेंगे। कोई भी चैप्टर करोगे जनरल एंट्री से, देखो मेन है, बेसिक है उसका, ठीक है ना? तो ये रूल थोड़ा सा फेर नोट कर लो। एसेट एक्सपेंस ड्राइंग्स और लॉसेस, लॉस भी होता है। इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, यानी प्लस होगा तो डेबिट, माइनस होगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी इनकम रिजर्व्स, लायबिलिटी इनकम रिजर्व्स, इनका क्या रूल है? इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। कैपिटल भी, कैपिटल का भी सेम रूल है। एसेट एक्सपेंसेस ड्राइंग्स एंड लॉसेस, इंक्रीज होगा डेबिट, डिक्रीज होगा क्रेडिट। सारे के सारे चैप्टर अकाउंट्स के इस छोटी सी चीज पे बेस है। जितने भी चैप्टर आप उठाने करोगे ना, सब इसी में बेस है। चैप्टर में प्राइस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पूरा यही था उसमें, सारा का सारा। एसेट एक्सपेंस ड्राइंग्स लॉसेस, इंक्रीज होगा डेबिट, डिक्रीज होगा क्रेडिट। लायबिलिटी इनकम रिजर्व्स एंड कैपिटल, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक है, इसके बेसिस पे करना है, वो भूल जाओ। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोes out, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, उसको भूलना पड़ेगा। अगर आपको अकाउंट्स के बेसिक सीखना है तो सारी एंट्री ढंग से सीखनी है, रटना नहीं है, वो रटने वाले रूल्स हैं, इसको करना है। अच्छा इधर आओ यहाँ पे, तो कौन सा रूल लगा? y को बेचा, y टू सेल, इनकम है और ये एसेट बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या हुआ? परचेज, परचेज खर्चा होता है, एक्सपेंस बढ़ रहा है और लायबिलिटी बढ़ रही है। पेपर में ये रूल लिखना नहीं होता, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। पेपर में लिख देना ऐसे ब्रैकेट के अंदर। एक दो बच्चों को मैं टेस्ट चेक कर रहा था और रफ काम भी टेस्ट के अंदर ही मेन आंसर में कर रखा है। साइड में भी रफ काम नहीं करना, रफ काम अलग से रफ शीट पे करो। पेपर में एक एक्स्ट्रा शीट ले लो, उस पे रफ काम कर लो। मेन आंसर के साइड वाइड में भी आपको रफ काम नहीं करना होता है, ठीक है? तो एसेट बढ़ रहा है, बाय डेटर है, सेल इनकम होती है, परचेज खर्चा होता है, लायबिलिटी बढ़ रही है, क्रेडिटर है आपका। यहाँ पर जब बिल आ जाएगा तो बीआर वाला एसेट बढ़ जाएगा, ये वाई वाला एसेट कम हो जाएगा। तो रूल्स वही लग रहे हैं सारे के सारे। एक्स वाली लायबिलिटी कम हो जाएगी, बीपी वाली लायबिलिटी बढ़ जाएगी। बैंक से डिस्काउंट करा दिया, बैंक को दे दिया और पैसे ले लिए। पैसे ले लिए तो बैंक का बैलेंस, बैंक आपका एसेट होता है, एसेट बढ़ रहा है, देखो बैंक आपका एसेट होता है। डिस्काउंट खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है। बैंक पूरे पैसे नहीं देगा ना, बैंक कितने पैसे दे रहा है? बैंक आपको देखो कैसे आया, डेट पे देखो, 4 अप्रैल को डिस्काउंट कराया बैंक से। कब डिस्काउंट कराया? 18 का ये पार्ट, 18 क्वेश्चन का ये पार्ट। बैंक से डिस्काउंट कब कराया? 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल से ड्यू डेट 4 जुलाई है, इसके 3 महीने का बिल है। 1 अप्रैल बिल कब आया था? 1 अप्रैल को आया था। 1 अप्रैल से अगर आप 3 महीने इसमें ऐड करो तो क्या ड्यू डेट आती है? मई, जून, जुलाई, 3 दिन ग्रेस के 4 जुलाई आती है। 4 जुलाई से 3 महीना पहले 4 अप्रैल को हमने बैंक से डिस्काउंट करा दिया। 3 महीने का बैंक डिस्काउंट काटेगा 5000 पे 12% 3 महीना इनटू 3/12, देखो दिया हुआ रेट यहाँ पे, ठीक है, 12% पर एनम। पर एनम मतलब ये 12% साल का रेट है, 1 साल का।
पर मंथ का नहीं है, पर एनम पीए पर एनम साल का ही। तो 5000 का 12% 3 महीने का आपको डिस्काउंट काटेगा बैंक, यानी 150 रुपए काट लेगा, आपको पैसे मिलेंगे 485। ये आपका एसेट बढ़ रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, और ये एसेट जो बैंक को दे रहे हो ये कम हो रहा है। तो बीआर आपका एसेट था, ये आया था, डेबिट बढ़ रहा है, जा रहा है तो कम हो रहा है। कम सिम गोज आउट मत लगाना, सिंपल है, एसेट है बढ़ रहा है तो डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट, ठीक है ना। रिसीवर गिवर कम सिम गोज आउट मत लगाना, वैसे देखना एसेट है लायबिलिटी क्या है, नेचर कैसे है। तो ये एसेट बैंक का बैलेंस आपका बढ़ जाएगा, पैसे बैंक बिल बैंक को देके एडवांस पैसे दे रहे हो। पहली बात तो बैंक जो पैसे आपको देता है वो कैश में नहीं देता, वो आपके अकाउंट में डाल देता है। पैसे चाहिए तो आप कैश चाहिए तो आप एटीएम से निकाल सकते हो, चेक से निकाल सकते हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बैंक लिखा, मैंने कैश नहीं लिखा, ठीक है ना। बैंक का बैलेंस बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, डिस्काउंट आपका खर्चा है, और बीआर जो है आपका जा रहा है, एसेट कम हो रहा है। यहाँ पे देखो बैंक क्या एंट्री करेगी, आपके सिलेबस में नहीं है, स्टिल मैं समझा रहा हूँ नॉलेज के लिए। वो कभी भी आपसे बैंक की बुक्स नहीं पूछता। ये मैंने 3 बुक्स बनाई है, एक्स की, वाई की और बैंक की। बैंक या जेड जो भी होगा, बैंक या जेड, तो कभी आपसे बैंक की नहीं पूछा, हाँ जेड की पूछ लेता है। तो मैं स्टिल आपको बैंक की बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। आपने बिल बैंक को दिया, आप तो ये एंट्री करोगे, बैंक वाला क्या एंट्री करेगा, बैंक ये एंट्री करते हैं बीआर टू एक्स टू डिस्काउंट। तो बीआर क्या है हमारा, एसेट है बैंक के लिए, अपने आप को बैंक मान लो। अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो अपने आप को एक्स मानना पड़ेगा, यहाँ पे एंट्री कर तो अपने आप को बैंक मानना पड़ेगा, या जेड की एंट्री कर तो अपने को जेड मानना पड़ेगा। मैंने 2 कॉलम नहीं बनाई क्योंकि बहुत कम एंट्रीज होती हैं इनकी बुक्स में, लेकिन यहाँ पे 0 एंट्रीज है, ठीक है ना। तो 2 कॉलम मैंने नहीं बनाए, एक ही बना दिया बैंक और जेड का, ठीक है। बीआर एसेट है, बिल आ रहा है, बीआर आ रहा है, और एक्स के अकाउंट में एक्स लायबिलिटी है और ये इनकम है बैंक की। आपका बीआर जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, बैंक के पास बीआर आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है। आप बैंक को डेबिट कर रहे हो, एसेट है, तो बैंक आपका अकाउंट क्रेडिट करेगा, बैंक आपके खाते में पैसे डालेगा। आपको पता है बैंक के लिए आप लायबिलिटी हो। आपने अगर बैंक में 10,000 जमा कराए, आपके लिए बैंक एसेट है, बट बैंक के लिए आप क्या हो, लायबिलिटी। बैंक में जब का अकाउंट है, बैंक वाले उसको लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं बैलेंस शीट में कि कस्टमर के इतने पैसे डिपॉजिट है हमारे पास। कस्टमर डिपॉजिट जो होता है, आप तो बैंक का बैलेंस दिखाते हो अपने एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट्स में, बैंक वाले जो है लायबिलिटी में दिखाते हैं उसको, कस्टमर का डिपॉजिट्स में अपनी बैलेंस शीट में। तो ये लायबिलिटी बढ़ रही है, एक्स के अकाउंट में पैसे डाल दिए बैंक ने, और ये डिस्काउंट बैंक की क्या हो गई, इनकम। हमारे लिए खर्चा है तो बैंक के लिए क्या हुआ, इनकम। इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट। क्लियर हो गया। यहाँ पे आओ, 4 मई 4 मई को डिस्काउंट कराया। तो ये 3 ABC पार्ट है, तीनों में एक चीज कॉमन है कि बैंक से डिस्काउंट करा रहे हैं। फर्क क्या है, डेट्स का। 4 मई को कराया तो ड्यू डेट से कितना पहले कराया, 2 महीने। ड्यू डेट थी 4 जुलाई, 4 जुलाई से 2 महीना पहले 4 मई को कराया। जितना पहले कराओगे उतने पीरियड का डिस्काउंट होता है, ठीक है। तो 4 मई 2 महीने का 100 रुपए आएगा। मैंने सिर्फ यहाँ डिस्काउंट लिख दिया क्योंकि एंट्री तो यही होनी है, जो मैंने एक केस में एंट्री करा दी, आपको एंट्री यही होनी है, तो सिर्फ फर्क पड़ेगा डिस्काउंट का। डिस्काउंट यहाँ पे 100 रुपए हो जाएगा, तो ये पैसे मिलेंगे 4900, ठीक है ना। एंट्री सारी सही। अच्छा ये देखो 17 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, 17 अपने पास रखा उसने, किसी को नहीं दिया, तो उसके पास तो है ही, एक्स के पास तो बिल है ही ना, किसी को देगा तो भी एंट्री करोगे आप। ट्रांजैक्शन बाहर वाले से करते हो तभी एंट्री होती है। एक्स के पास बिल आ गया, वो एंट्री यहाँ कर चुका है बिल आने की। अब अपने पास ही रखा 3 महीने तक, ना बैंक को दिया ना जेड को दिया, तो नो एंट्री। उसके पास तो बिल है, ठीक है ना। 19 क्वेश्चन पे आओ। एक्स एंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ जेड, जेड को दे दिया, जेड को ना उसको क्रेडिटर है, कब दिया, 4 अप्रैल को दिया। 4 अप्रैल मैंने एंट्री करी है जेड टू बीआर। पहला केस है सेटलमेंट ऑफ 5000, यानी 5000 रुपए जेड को देने थे, और 5000 रुपए जो देने थे उसके बदले बिल दे दिया, वही 5000 का है, तो 5 के बदले 5 का बिल दिया। एंट्री होगी जेड टू बीआर। इसमें रूल कौन सा लगा, लायबिलिटी कम हो रही है और एसेट कम हो रहा है, तो वो काम वो रूल नहीं लगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सिंपल जेड क्या है, जेड उसका क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी। लायबिलिटी कम हो रही है और बिल वाला एसेट जो जा रहा है कम हो रहा है। जेड की बुक्स में क्या होगा, बीआर एसेट बढ़ रहा है, और एक्स क्या है, ये भी एसेट कम हो रहा है। बीआर वाला एसेट आ रहा है और एक्स वाला एसेट कम हो रहा है।
अगर जो z है वो x का क्रेडिटर है तो z के लिए x क्या होगा, डेटर, तो वो z डेटर कम हो रहा है, एसेट कम हो रहा है और एसेट आ रहा है। सिंपल z टू बी या br टू है, सिंपल एंट्री है। बट b केस में क्या बोला, देखो b केस में 19 का b केस क्या फर्क है, इन सेटलमेंट ऑफ 6000 यानी 6000 के बदले 5000 का बिल दे दिया, तो 1000 1000 का फायदा हो गया। किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, Z का नुकसान हुआ, X का फायदा हुआ। 6000 रुपए देने थे Z को, 5000 का बिल देके बोल दिया ठीक है आप नक्की करो, सेटल कर दिया। 6000 देने थे, 5 का बिल देके सेटल कर दिया। 1000 का नुकसान हो गया Z का, 1000 का फायदा हो गया X का। तो X का यहाँ पे फायदा हुआ है तो इनकम है, डिस्काउंट यहाँ पे इनकम है, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। रूल देखो, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। और Z वाली लायबिलिटी कम हो रही है, ये तो ऊपर वाले सेम रूल है। Z वाली लायबिलिटी कम हो रही है 6000 से, और बिल वाला जो एसेट है वो आपका कम हो रहा है 5000 से, और 1000 रुपए इनकम हो रही है। Z वाली लायबिलिटी कम हो रही है 6000 से, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, वहां देखो बिल वाला एसेट कम हो रहा है 5000 से, और 1000 रुपए से डिस्काउंट वाली इनकम हो रही है। क्लियर? सेम Z क्या एंट्री करेगा, बिल वाला एसेट आ रहा है, बढ़ रहा है 5000 से, डिस्काउंट वाला खर्चा हो रहा है, ये इसका खर्चा है डिस्काउंट 1000 से, और X वाला एसेट कम हो रहा है 6000 से। X से उसने 6000 रुपए लेने थे, उसका एसेट कम, X डेटर कम हो जाएगा, ठीक है ना। बिल वाला एसेट बढ़ रहा है, डिस्काउंट वाला खर्चा बढ़ रहा है, और X वाला एसेट कम हो रहा है। और जो C पार्ट है क्या करेंगे उसका नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, अभी नहीं करा रहा मैं। सेवन मिनट पहले छोड़ दिया मैंने आपको। थैंक यू सर। वेलकम। नहीं मेरी घड़ी यार इसमें 99 पॉइंट हो गए, बस तो होने रुकेगा। 99 अच्छा नहीं है। और डाउट शाउट ले लो इतने, एक तो है मेरे पास। नोट्स तो किसके रह गए, रोहित तुम्हारे रहते हैं, एक तो ले लो बोलो तुम्हारा दो ठीक है। फिर तो किसका रह गया, मेरे पास है। तो हो गए, तो पूरे हो गए, कोई और प्रिंट आउट नहीं करना, ठीक है बढ़िया। ये हो गया होगा सो पूरा, हाँ हो गया।